Start. We discussed that the IEEE standard for wireless local area network is A02.11. 97 में आया था. दो आर्किटेक्चर थे इसके, एक एडहॉक था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर था. एडहॉक में हम कहते हैं कि देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर it also has an access point or a base station. ठीक है, both have their advantages and disadvantages. Infrastructure is usually we see around us, but if there is no infrastructure available in case of a disaster, for example, then we may also use the ad hoc. We don't have to wait for the disaster to happen in order to use the ad hoc. There can be situations where ad hoc can also be used. So जरूरी नहीं है कि हम कहें कि जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर हम ad hoc इस्तेमाल करेंगे. ad hoc के अपने भी फायदे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए भी हम ad hoc नेटवर्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम एक एज एन एडवांटेज कहते हैं कि ये भी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ सकता वहाँ पे ad hoc आ सकता है. बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये दोनों साइड बाय साइड भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और उसमें भी हम ad hoc इस्तेमाल कर लें. Alright, so we have some popular variations of the 802.11 network, that is Wi-Fi. So it is 11A, 11B, 11G, 11N. आजकल शायद हम 11N इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा भी और वर्जन्स भी हैं, AC.AC.AD, इस तरह और वर्जन्स भी इसके हैं. फिर हमने कहा था कि बेसिक सर्विस सेट हमारे पास क्या चीज़ है. बेसिक सर्विस सेट इज वन सिंगल नेटवर्क. सो वाईफाई नेटवर्क, अगर हम कहते हैं ये एक वाईफाई नेटवर्क है तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंगल बेसिक सर्विस सेट है. ठीक है, एंड व्हेन वी कंबाइन द बेसिक सर्विस सेट इट बिकम्स एक्सटेंडेड सर्विस सेट्स. ठीक है, एंड व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. बट दिस BSS मीन्स एक नेटवर्क है वाईफाई का, ये दूसरा नेटवर्क है. ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि ये एक नेटवर्क है जिसमें एक्सेस पॉइंट नहीं है और एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक्सेस पॉइंट मौजूद है. दोनों जो है ये BSS1 है, ये BSS2 है. बोथ आर बेसिक सर्विस सेट्स. Then we also discussed some of the characteristics of the different network. हमने कहा कि ये ऑपरेट करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज में भी और 5 गीगाहर्ट्ज में भी, and this 2.4 gigahertz is ISM band. Can anybody tell me what is ISM stands for? Now, what is the characteristic of ISM band? Do we need to have a license in order to operate in ISM band? No sir, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. Yeah, this is license free. This is a free band, right? This is free band, industry, scientific, medical band. ठीक है? And we don't need to have a license, and that is why in order to use your mobile for a Bluetooth or a Wi-Fi, you don't need a license. You can use it anytime because the frequency in which it is operating is ISM band, and which is free band. तो 2.4 गीगाहर्ट्ज भी ISM बैंड है और 5 गीगाहर्ट्ज भी ISM बैंड है और दोनों जो है फ्री बैंड. इसके अलावा जो है वो 60 गीगाहर्ट्ज भी उसमें आता है. 60 गीगाहर्ट्ज के लिए भी आपको फ्रीक्वेंसीज की जरूरत नहीं होती, लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. Alright, so 802.11 were the basics. Entry level था जो start हुआ 802.11 में आया, फिर इसके different version आ गए, A, B, G और N आ गए. फिर वो A जो था वो 5 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है, फिर B, G, N जो है वो 2.4, 2.4, N जो है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज में काम कर रहा है. 2.4 में भी कर रहा है, 5 में भी. ठीक है, but the techniques were somehow different, right? The bandwidth available was also different, and that is why we also had some different data rates as well. ठीक है, so 11A में अगर हम देखें तो वो 54 मेगाबिट पर सेकंड दे रहा है. 11B जो है वो 11 मेगाबिट पर सेकंड दे रहा है. डेटा रेट हमें ये दे रहा है, लेकिन वो बहुत अरसे तक 11B इस्तेमाल होता रहा, फिर 11G इस्तेमाल हो रहा है. 11A जो है इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि उसका डेटा रेट ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था. वो बैकवर्ड कंपैटिबल इसलिए नहीं था कि ये 5 गीगाहर्ट्ज था और इससे पहले जो हमारे पास वाईफाई थे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में थे. तो ऑल्दो इसका डेटा रेट ज्यादा था, लेकिन ये फिर भी चूंकि बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था इसलिए ये इतना इस्तेमाल नहीं हुआ. और 11B 11G वगैरह जो थे वो बहुत अरसे तक इस्तेमाल होते रहे. ठीक है, and we can also see there's some different techniques. DSSS is direct sequence spread spectrum or frequency hopping spread spectrum, or OFDM stands for orthogonal frequency division multiplexing.
So you need to know their pronunciation. So there were different techniques. As the time progresses, the techniques were advanced, and that has also resulted in a better data rate as well. फिर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस कर ली थी. इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन रेंज की एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ गई थी. तो फ्रीक्वेंसीज तो वही हैं, रिपीट हो रही हैं कि डिफरेंट कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड में ये काम कर रहे हैं. फिर इनकी स्पीड्स क्या है वो भी है हमारे पास आ रही है. टोपोलॉजी एडहॉक भी आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ सकती है. ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन रेंज जो है वो हमारे पास वो भी हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज होता रहा वक्त के साथ साथ जो है. तो उसमें एडवांसमेंट आती गई और वो इंक्रीज होता गया. हालांकि डाटा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है या वो 5 गीगाहर्ट्ज है. But what significantly we can see is 802.11a जो है, which were operating at 5 gigahertz, it could have a range, a transmission range of this 25 to 75, while 11b had a much more ट्रांसमिशन रेंज. ट्रांसमिशन रेंज से मतलब है कि कवरेज एरिया. तो अगर ये एक्सेस पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया है, एक एक्सेस पॉइंट हमने लगा दिया है 802.11b का, तो उसका जो ट्रांसमिशन रेंज होगा वो हम कहते हैं कि वो इट इज अबाउट 150 मीटर्स फीट, 150 फीट. ठीक है, और अगर हम 11a का लगाते उस केस पे 11a अगर होता, सो 11a जो है उसका रेंज जो है वो थोड़ा कम होता, और which was about 25 to 75 feet. So we say it is about 75 feet. And the reason is 5 gigahertz is a higher frequency. In a higher frequency, environmental conditions are more affecting the transmission. तो उसका रेंज जो है वो कम होगा, effective range जो है उसका वो कम होगा. ठीक है, this is the same thing, we have been repeating it again and again. Just want to for you don't have to memorize it. Or why do we have at 802.11a? What is the disadvantage, for example, of using 11a? One disadvantage was it was not backward compatible. The second disadvantage can be the transmission range. So you don't have to memorize the transmission range. You just know कि हमारे पास ये 11a 5 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है. तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है इसका ट्रांसमिशन रेंज ज्यादा होगा, ये ज्यादा दूर तक सिग्नल जा सकता है विद द सेम पावर. वजह ये है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी है एज कंपेयर टू द 5 गीगाहर्ट्ज. सो once you understand that, then it is easier to remember the advantages and disadvantages. ठीक है, the advantage of 802.11a is किसका डेटा रेट ज्यादा है. ठीक है, or yet another table in this it available bandwidth is shown. So 11 जो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहे थे उनकी जो बैंडविड्थ अवेलेबल थी वो 83.5 मेगाहर्ट्ज थी, और 11a जो 5 गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा है उसके लिए इसको अवेलेबल था 300 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ अवेलेबल. ठीक है, नाउ सिंस इट हैड मोर बैंडविड्थ 300 मेगाहर्ट्ज ज्यादा, जाहिर है कि ज्यादा बैंडविड्थ है तो इसमें जो डेटा रेट होगा वो भी ज्यादा होगा. और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट करते हैं उनके लिए बैंडविड्थ ही अवेलेबल कम है, तो जाहिर है कि उनका डेटा रेट भी कम होगा उस केस. ठीक है, ऑलराइट. सो आई थिंक वी केम टिल हियर कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ESS क्या चीज है. सो ESS इज द एक्सटेंडेड सर्विस सेट. ठीक है, दिस इज द एक्सटेंडेड सर्विस set. And extended service set is the combination of BSS. So BSS1 plus BSS2 plus and go on. Okay? So multiple BSSs combined together in order to make a ESS, that is extended service set. And how they are combined together using the distribution system, which is usually a local area network. Okay? Again, usually, not always, but okay? Now this is the access point. There are many shapes and many models and many अभी 2 एंटेनाज इसमें, अभी इसमें बाज में 6 एंटेनाज भी होते हैं, बाज एक में 3 एंटेनाज होते हैं. ठीक है, so basic service set, it consists of a set of stationary or mobile users and an optional access point. ESS हमारे पास क्या है, it's a combination of 2 or more BSS. So more BSS are combined together to make an ESS. BSS are connected through the distribution system, which is usually a wide local area network.
So till now I hope यहाँ तक हमने तकरीबन ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी, and I hope you understood what are we talking about. So we are talking about the wireless local area network, in which we say access point can be there, maybe we don't have an access point. A single network, we call it a BSS. So and if we have multiple BSSs, we can also combine them together, and we can call it ESS. Okay? And then we have some different versions of it as well, starting with 802.11 and going all the way to 802.11n. ठीक है, इसके अलावा भी हैं, again what we are just discussing till here. All right, so we can have some different station types as well. This is again easy. एक स्टेशन जो है, एक BSS में हमारे पास है, या हमारे पास ESS मौजूद है. तो ESS में हमारे पास मोबाइल स्टेशंस हैं, कोई कंप्यूटर्स हैं या ये लैपटॉप्स हैं. ठीक है, उनकी मोबिलिटी हो सकती है, हो सकता है उनकी मोबिलिटी ना हो. उनकी मोबिलिटी की बेस पर उनकी स्टेशन टाइप्स हैं. So the first type is no transition mobility. Station, if the stations, if the computers or the laptops, if they are stationary or only move within the BSS, तो हम ऐसे stations को, ऐसे devices को हम कहेंगे कि there are no transition mobility. ठीक है? So we have an ESS. ठीक है? So let's say we have an ESS, or this is a distribution system. And then within the distribution system, we have multiple BSSs. So this is say multiple BSSs. And if there is a mobile phone or if there is a Wi-Fi device that only moves, either it is stationary, it is not moving at all, or even if it moves, it only moves within this BSS1. So we say this is no transition mobility. Okay? The second is BSS transition mobility. So if it is moving from one BSS to another BSS, then we say that is BSS transition mobility. So if this mobile phone or this laptop, say A, it moves from one BSS all the way to another BSS. So we say that is the second type of station, in which we say this is the BSS transition mobility. So it can move from one BSS to another BSS. And third क्या हो सकता है कि वो move करे और दूसरे ESS के पास चला जाए. So this is another distribution system and there is another. ठीक है, so ये अलग है. So हम कहते हैं कि ये ESS1 है, this is another one ESS and this is another ESS. ठीक है, extended service set है. And that station or mobile phone or a laptop or whatever it is moving from one ESS to another ESS. Then we say this is ESS transition mobility. ठीक है, सो क्वाइट सिंपल. या तो वो मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो सिर्फ BSS में ही करेगा. उस केस में हम उसको कहेंगे कि ये नो ट्रांजिशन मोबिलिटी है. अगर एक BSS से दूसरे BSS में जा रहा है तो BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी है, और अगर एक ESS से दूसरे ESS में जा रहा है तो हम ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी कहेंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्टेशंस according to but the types is according to the mobility. All right, that is the physical layer specification now. So यहाँ से बात जो है थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी. अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो इतना टेक्निकल नहीं था. ठीक है, now the things will get a little technical, so you have to be attentive. So what we say about 802.11 and so we say in the physical layer they have different. जब हमारे पास वो different है और different spreading techniques इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी specification, उनकी सब चीजें different हैं. So 802.11 जो है वो frequency hopping spread spectrum इस्तेमाल कर रहा था. ठीक है, so it was using frequency hopping इस्तेमाल कर रहा था. ठीक है, so it had 79 different channels. Every channel was 1 megahertz. So हमारे पास जितनी भी bandwidth है, जैसे ये एक bandwidth है हमारे पास, और उसको इन्होंने 79 different channels में divide कर दिया. ठीक है, so it starts with 1 and 2 and all the way to 79 different channels. Pseudo random number generator is used. Dwell time is the amount of time on each frequency. So what was happening in frequency hopping spread spectrum कि एक सिग्नल जो स्टार्ट हो रहा है, अभी डिफरेंट नंबर ऑफ चैनल्स हैं, तो ये ऐसा नहीं होता था कि यहाँ से एक पैकेट स्टार्ट हुआ और ये इसी चैनल को इस्तेमाल कर रहा है और एंड तक ये यही चैनल इस्तेमाल कर रहा है और एंड में रिसीविंग साइड पर ये इसको रिसीव होता है. दिस इज द ट्रांसमिटिंग साइड एंड दिस इज द रिसीविंग साइड.
सो हम कहते हैं कि ये एक ही चैनल को इस्तेमाल करें, तो ये इसमें बड़े मसले हैं। इसकी वजह ये है कि इसको हम जैम भी कर सकते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हमको मालूम, अगर कोई इस चैनल को टैप कर ले, इसको इसको जो है तो मालूम कर सकता है कि इसमें क्या ट्रांसमिशन हो रही है। तो इट इज ईजियर फॉर द इंट्रूडर्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस चैनल। ठीक है, ऑल्सो इट कैन बी जैम्ड इजीली। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम आया। और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ये कहता है कि ये स्टार्ट करे, इसके लिए ये जो है स्यूडो नंबर जनरेटर इज यूज। तो एक पैटर्न पहले से जनरेट हो जाए जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को पता है। तो चैनल क्या करेगा, ये चैनल्स भी बन जाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ टाइम एज वेल, लाइक इट इज डिवाइडेड लाइक दिस, कि ये कितने टाइम के लिए इस चैनल पे ये मौजूद होंगे। एंड देन दे कैन जंप or hop to another frequency. So they can start here, and then from channel number 1 they can jump on, say, channel number 3 and 4. So they say they come on the channel number 4. This is the second time, so maybe it comes here. So this is, हम कहते हैं कि यहां से इसने जंप किया और यहां पर आ गया, फिर यहां से इसने जो है वो जंप किया और से यहां पर आ गया। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, दैट टाइम इज द डुअल टाइम। ठीक है, दिस इज द डुअल टाइम। हम कहते हैं डुअल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच फ्रीक्वेंसी। सो it started with this channel number 1. After its dwell time, it jumped to frequency number or channel number 4, and then after its dwell time, जो इसका टाइम है वो खत्म हो गया, it jumped on number 2, then maybe number 3. ठीक है, and that goes on and on and on until it reaches to the receiver. तो यहां से इसका पैटर्न क्या आ रहा है, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर मे बी 2 आया, और ये एंड पर कहीं किसी और फ्रीक्वेंसी में जाके, तो रिसीवर को पता होगा कि इसका पैटर्न क्या है, 1 4 3 2 है, और एंड में मैंने कौन से नंबर चैनल पे इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सिंस इट इज नाउ जंपिंग अराउंड, हॉपिंग अराउंड, it is very difficult for the transmit for the to jam it. It is very difficult to intercept it. आपको नहीं पता कि कौन सा पैकेट कहाँ पर है। ठीक है, because they are all jumping around, and but only the transmitter and the receiver knows what is going on. So frequency hopping spread spectrum, अगर हम अब देखें दोबारा, it uses 79 different channels, 1 megahertz of each. Then there is a generator, pseudo number generator. The pseudo number generator decides कि what should be the hopping pattern. इस केस में हमारे पास hopping pattern जो है, it's something like this, 1 4 3 2 and go on. इसके लिए एक pseudo number generator होगा। Dwell time क्या है? It's the amount of time on each frequency. ठीक है, adjustable but must be less than 400 millisecond. तो एक चैनल पे कितना टाइम गुजारता है, हम कहते हैं कि it should be less than 400 millisecond. ठीक है, that is the but it is adjustable. ठीक है, it is adjustable but it should be less than 400 milliseconds. सिक्योरिटी इंटरफेरेंस मैनेजमेंट। सो इसका फायदा क्या हो गया, इसमें इंटरफेरेंस मैनेजमेंट हमारे पास होगी, इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगी, इसलिए कि हमारे पास चूंकि एक ही चैनल इस्तेमाल नहीं हो रहा और वो जंप कर रहा है, सो इस वजह से ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू यूजिंग द सेम चैनल। ठीक है, इसको मल्टी कैरियर भी कहते हैं कि मल्टी कैरियर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये टेक्निक। नाउ द सेकंड वन इज 802.11 DSS। जी सर ये मतलब सेंड जिस चैनल पे होगा रिसीव उसी चैनल पे होगा कि नहीं, रिसीव भी डिफरेंट चैनल पे होगा? डिफरेंट चैनल पे होगा। अच्छा सर, सही है। उस पे भी जो भी पैटर्न है, ठीक है ना, जैसे अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें चार, हम कहते हैं कि दिस देयर आर फॉर एग्जांपल these are the pattern। ठीक है, दिस इज द सेंटर साइड, दैट इज द रिसीवर साइड, और फिर हम इसको फर्दर डिवाइड कर लें ऐसे। ठीक है, so it starts with for example this, it jumps on the next, say this, and then it jumps back here, say कोई भी पैटर्न हो सकता है ना, फिर ये आ गया इस पे, और फिर ये आ गया इस पे, और यहाँ पे रिसीव हो गया। तो हम ये कहते हैं कि चैनल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड द पैटर्न, इट्स पैटर्न इज कि it starts with 2 and then from 2 it goes to 3, then from 3 to it goes to 2 again, and then it goes to 3, and then it goes to 1, and on the 1 it is received. So 2 पे ये ट्रांसमिट हुआ, 1 पे ये रिसीव हुआ, दरमियान में ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है जिस पे ये गया है। ठीक है, द सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वो रैंडमली जनरेट हो रहा है, लेकिन वो रिसीवर को पता होगा, सेंडर को भी पता होगा कि पैटर्न क्या है। ठीक है,
Okay, the second type is 802.11d triple S, that is direct sequence spread spectrum, और ये CDMA से related है की तरह है, ठीक है, जिसमें जिसमें हमारे पास कुछ वो होता था, चिप्स होते थे और कोड्स होते थे, इसमें हमारे पास बारकर सीक्वेंस इस्तेमाल होता है, इसमें बारकर कोड है या बारकर सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। सो दैट इज डायरेक्ट सीक्वेंस spread spectrum, जिसमें हमारे पास जो है it has a similarity with the CDMA. Each bit is transmitted as 11 chips. So हमारे पास जो भी bits हैं उसके साथ जो भी आपने send करना है उसके साथ कुछ chips add होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये डेटा ट्रांसमिट होता है। ये ऐसा ही है जैसे हमारे पास CDMA में होता था। सो चिप रेट्स जो है तो जाहिर है कि वो ज्यादा होगा, जैसे जैसे इसका मतलब ये हो गया कि एक बिट डेटा आप सेंड करेंगे तो उसके साथ 11 चिप्स जो है तो वो ऐड होंगे। सो इफ देयर इज ओनली वन बिट, एक बिट तो हमारे पास ऐसा है, उसका टाइम पीरियड ऐसा है, अगर ये हम कहते हैं कि ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो इन ऑर्डर टू सेंड दिस 1 योर चिप रेट इज गोइंग टू बी 11, सो यू हैव 11 डिफरेंट चिप रेट्स लाइक दिस, ठीक है, जो भी है। आप ये कहें कि ये 11 है, मैं 11 नहीं बना सका यहाँ पर, बट यू कंसिडर कि देयर आर 11 चिप्स, सो यहाँ पर एक बिट के लिए यहाँ पर 11 चिप्स हैं, और फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और इससे जो आता है फिर एक्चुअल सिग्नल जो है वो इनकी मल्टीप्लीकेशन से जो हमारे पास सिग्नल आया है वो जाता है, ठीक है। सो अगेन दैट वाज द डी ट्रिपल एस टेक्निक, और यही सिक्योरिटी के लिए भी था और मुख्तलिफ इन्हीं कामों के लिए था, ठीक है। 1 or 2 megabit per second इसका डेटा रेट था। इट यूजेस द फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन। फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन जो है इस्तेमाल करता था, तो यहाँ पर हमने क्या है इस्तेमाल किया, एम्पलीट्यूड शो किया है, ठीक है, मैंने आपको एम्पलीट्यूड यहाँ पे शो किया है, लेकिन ये इस्तेमाल जो था वो फेज करता था, ठीक है। सो अगेन दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेंबर, so phase was something like this or something like this, ठीक है, कहाँ से, so the starting point of the signal was the phase, so different starting points of the phases were defining the bits, different bits, ठीक है। the data rate was 1 bit per baud। baud rate क्या होता है, baud क्या चीज होती है, बता सकता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1 bit per baud, this is the signal rate, ठीक है। कोई ये बता सकता है कि सिग्नल रेट क्या होता है, and how is the signal rate different than the data rate? सर सिग्नल रेट हम कम रखना चाहते हैं और उसमें डेटा ज़्यादा सेंड करना चाहते हैं। Yes, good. So हम यहाँ पे कहते हैं कि signal rate is the total number of signals per second. Total number of signals per second is the signal rate, right? That is the baud. और फिर वो सिग्नल कितने डाटा को रिप्रेजेंट, हो सकता है कि दो सिग्नल्स एक बिट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे ये 11 सिग्नल्स थे, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हम रफली हम कह सकते हैं कि 11 सिग्नल्स शायद एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हम कहते हैं कि अगेन इट इज फॉर द सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस एज वेल, राइट। लेकिन अगर हम ज्यादा डाटा रेट चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स कम हो और डाटा रेट जो है वो ज्यादा हो। तो baud rate और signal rate means the amount of signals per second, and the data rate is amount of data, जितने भी bits हैं, actual bits जो send कर रहे हैं आप, वो per second कितने हो रहे हैं, ठीक है। The objective is to use less signals that represents more data, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 bit पर baud है, इसका मतलब है कि एक सिग्नल जो है वहां पर एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मेगाबॉट वुड मीन्स अगर 1 मेगाबिट पर सेकंड पे काम कर रहा है तो 1 megabaud would means कि वो 1 MB data rate है, 2 megabaud would means 2 MB data rate, ठीक है। Alright, so the third type is 802.11a, which was using orthogonal frequency division multiplexing, OFDM, ठीक है। So OFDM is orthogonal frequency division multiplexing, ठीक है। It uses OFDM, delivers data rate of 54 megabit per second. It was using 5 gigahertz band. The signal, it splits the signal into different narrow bands.
it provides it better immunity to the interference and possible of using of non-contiguous band. Non-contiguous band का ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बैंडविड्थ अवेलेबल, जैसे आप कहें कि ये मेरे पास टोटल बैंडविड्थ है लेकिन इसमें कुछ बैंडविड्थ जो है ये किसी और सर्विसेज ने इस्तेमाल की हुई है, तो मुझे यहाँ पे बैंडविड्थ ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, बट इफ यू यूज OFDM in that case, so it will not require the whole bandwidth. It can use this one and this one as well, and it can provide to the same services. That was the property of the OFDM as well, that it could use the non-contiguous band. So अगर हमारे पास बैंड ऐसा है जो contiguous नहीं अवेलेबल, नॉन कंटिगुअस है, कुछ बैंड यहाँ पे अवेलेबल है कुछ यहाँ पर है, इन सब को वो इस्तेमाल करके एक ही सर्विसेज के लिए एक ही यूजर को दे सकता है। तो यूजर का जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाएगा, कुछ यहाँ पे जा रहा होगा, कुछ इस अलग चैनल में जा रहा होगा, कुछ अलग सब कैरियर में जा रहा होगा, और एंड पर रिसीवर फिर उसको रिसीव कर लेगा, समथिंग लाइक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास जो है वो डेटा रेट भी इंक्रीज हो रहा है और इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेटर इम्यूनिटी टू द इंटरफेरेंस भी कम हो रही है। इसकी वजह से ये है कि ये एक बैंड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मल्टी कैरियर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, so you can see for the frequency hopping spread spectrum or OFDM, they can be called as a multi carrier। ठीक है, एक कैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि ये मल्टी कैरियर इस्तेमाल कर रहा है, मल्टीपल चैनल इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास हायर रेट GSSS आ गया, अगेन OFDM आ गया, जो नेक्स्ट वर्जन थे 802.11b में, 802.11g में, एंड लिटिल डिस्क्रिप्शन इज कि हाई रेट DSSS इस्तेमाल कर लिया इसने। ठीक है, 11 मेगाबिट पर सेकेंड इन 2.4 गीगाहर्ट्ज। जो डेटा रेट सपोर्ट करता था वो 1 MB, 2 MB, 5.5 और 11 मेगाबिट पर सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरफेरेंस एंड चैनल सिचुएशन, दोज डेटा रेट्स वर अवेलेबल। 1 and 2 मेगाबिट वर, अच्छा अब 1 और 2 जब भी मेगाबिट पर सेकेंड इस्तेमाल कर रहा था तो वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो फेज शिफ्ट कीइंग इस्तेमाल कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन दीज फ्रीक्वेंसीज 1 and 2 मेगाबिट पर सेकेंड, it was using the phase shift modulation. It was also backward compatible. ये हमारे पास backward compatibility के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। जब हम कहते हैं कि 802.11b जो है वो backward compatible है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि वो ऑपरेट तभी बैकवर्ड कंपैटिबल होगा कि उसका डेटा रेट भी वैसा ही हो, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी वो हो लेकिन उसका डेटा रेट भी वैसा हो। 5.5 and 11 megabit per second, it uses the Hadamard or Welsh codes। ठीक है, वो डिफरेंट टेक्निक फिर इस्तेमाल करता था फॉर द हायर डेटा रेट, और इन डेटा रेट्स के लिए वो फिर डिफरेंट टेक्निक अगर इस्तेमाल करता तो जाहिर है उसको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं था, क्योंकि वो लोग, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इनका तो ऑलरेडी जो है वो मैक्सिमम 2 मेगाबिट पर सेकंड डेटा रेट था, तो अगर ये इन्होंने ऑपरेट करना भी था आपस में तो ये 2 मेगाबिट पर सेकंड पे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ हमारे पास 11b है, इट कुड ऑपरेट अप टू 11 मेगाबिट पर सेकंड, एंड फॉर दैट दे वर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, द रेंज ऑफ 11b is 7 times greater than 11a, and the reason is, what is the reason? Frequency, sir. Frequency, yeah, the change of frequency. So 11b is using 2.4 gigahertz while 11a is using 5 gigahertz। 2.4 gigahertz is lower as compared to the 5 gigahertz, इसकी ऑपरेटिंग रेंज जो है वो ज्यादा होगी as compared to this one। फिर 11g हमारे पास आ गया, it uses OFDM 802.11a of 802.11a, ये हमारे पास OFDM इस्तेमाल करता है जैसे हमारे पास 11a इस्तेमाल करता था, but it operates at 2.4 gigahertz and up to 54 megabit per second theoretical इसकी लिमिट थी, और ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी था। जब बैकवर्ड कंपैटिबल है इसका मतलब ये है कि ये 1 मेगाबिट पर सेकंड पे भी ऑपरेट कर सकता था, 2 पे भी कर सकता है, 5.5 पे भी कर सकता है, ठीक है, 11 पे भी कर सकता है, एंड ऑल द वे टू अप टू 54 मेगाबिट पर सेकंड। और जाहिर है कि 11 पे कब करेगा, जब ये 11 के साथ करेगा, ठीक है, जब 11b के साथ करेगा तो उस वक्त ये फिर 11 मेगाबिट पर सेकंड, ये जो भी इसकी स्पीड है उसके साथ करेगा। So this is a little details, the physical layer specification of those different variations of 802.11 network. All right, we can divide it into two parts. One is PMD and another is PLCP. So physical medium dependent is the first part. The second part of the physical layer is physical layer convergence procedure, PLCP। ठीक है, और we are talking about 802.11b जो कि जो फंडामेंटल हमारे पास नेटवर्क है। ठीक है,
नाउ पीएमडी क्या काम करता है? फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट। इट ट्रांसलेट्स द बाइनरी जीरोस एंड वंस इनटू द रेडियो सिग्नल। जो एक्चुअल कन्वर्जन जो फिजिकल लेयर पे हम करते हैं, जो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ये काम कर रहा है, पीएमडी कर रहा है। इट यूजेस आईएसएम बैंड एट 2.4 गीगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज आर दिस: फॉर 1 megabit per second it is using phase shift keying, and for the other it is using 4 psk as well। ठीक है, it is using 4 psk। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है मुझे? सर 4 लेवल्स होंगे। 4 लेवल्स इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये फेज शिफ्ट कीइंग इस्तेमाल कर रहा है, तो 2 लेवल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, 4 डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा। सो एवरी सिग्नल इज रिप्रेजेंटिंग 2 बिट इन दैट केस। ठीक है, अगेन दिस इज द सेम डिस्कशन, वी बीन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द क्लास। सो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस। यहाँ पर हमारे पास 4 लेवल्स हैं। 4 लेवल का मतलब ये है कि हर एक सिग्नल जो है वो 2 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेटा रेट जो है इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, एंड दैट इज द जॉब और द एक्टिविटीज और द फंक्शनैलिटी ऑफ पीएमडी और द फिजिकल लेयर। पीएलसीपी क्या करता है? पीएलसीपी फ्रेम हैज 3 पार्ट्स: प्रीएम्बल, हेडर एंड डाटा। तो अगर आप लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ा हो, याद हो आपको कुछ ना कुछ, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हमारे पास कुछ एक पैकेट, एक फ्रेम होता है, तो उसमें हमारे पास प्रीएम्बल्स होते हैं, उसमें हमारे पास हेडर होता है, उसमें हमारे पास डाटा होता है। तो प्रीएम्बल्स क्या होते हैं? इट अलाउज द रिसीवर टू गेट रेडी। पहले हमारे पास प्रीएम्बल्स जो ईथरनेट में भी होता था, तो वो इस सीक्वेंस में होता था। सो what is the job of those preamble bits? Preamble bits, it it gets the receiver ready। ठीक है, जब एक्चुअल डेटा रेट जाने से पहले कुछ ऐसा डेटा जाए कि अगर रिसीवर रेडी नहीं है तो वो रेडी हो जाए। तो अगर ये डेटा लॉस भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज जस्ट द प्रीएम्बल्स। सो द प्रीएम्बल बिट्स इज जस्ट टू मेक द रिसीवर रेडी। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक जब आप किसी की से कोई बात करना चाहते हैं, तो आप जो भी आपने बात करनी होती है, आप उसी से बात से स्टार्ट नहीं कर लेते, बल्कि आप शुरू पहले उस चाहते हैं कि आप उसकी अटेंशन ले लें। ठीक है, सो आई वांट टू से समथिंग टू यू, प्लीज लिसन टू मी, और समथिंग लाइक हेलो, और यू से समथिंग, सो दैट यू नो। सो हम उन उन चीजों को हम कह सकते हैं कि ये प्रीएम्बल्स हैं। सो वंस द रिसीवर इज रेडी, देन यू कैन एक्चुअली सेंड द डाटा और द हेडर। फिर हेडर में क्या है, हमारे पास वो एड्रेसेस वगैरह हैं, और कंट्रोल हैं, और एरर करेक्शन, और वो सारी चीजें हैं, और द डाटा इज actually the data। ठीक है, so preamble allows the receiver to get ready, header provides the information about the frame itself। इसमें सेंडर का एड्रेस क्या है, रिसीवर का एड्रेस क्या है, और इसमें कंट्रोल, फ्रेम कंट्रोल के ऑप्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। सारा सारा फोकस जो है वो हमारा फिर हेडर पे है। एंड देन द डाटा इज द एक्चुअल डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 to 16 384 बिट्स तक है। पीएलसीपी, हेडर एंड प्रीएम्बल्स। ऑलराइट, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, PLCP header and preambles are always transmitted at 1 megabit per second। हम कहते हैं कि जो PLCP का header है और जो preamble है, we are not talking about the data, we're just talking about the header and the preambles। So when they are transmitted at 1 megabit per second। Why do you think? कोई भी आंसर जो है तो आप दे सकते हैं। आई मीन वट एवर यू थिंक इज द रीजन। जी, सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। the question is that the PLCP, हम कहते हैं कि जो हेडर और preambles जो सेंड हो रहे हैं हमारे पास, ये they are always transmitted at 1 megabit per second। So why is it transmitted at 1 megabit per second? Why not 5.5 or 11 megabit per second? Why not 54 megabit per second? Why always on 1 megabit per second? सर वो एक तो आपने उसका कहा था, वो चैनल जो होते हैं कंट्रोल के लिए सिर्फ एक चैनल यूज होता है, और अच्छा, डेटा के लिए। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? सर समझ नहीं आ रहा। The reason is backward compatibility। Is the backward compatibility। ठीक है, हम कहते हैं कि एक हमारे पास डिफरेंट स्टेशन हैं, कुछ स्टेशन 1 मेगाबिट पर सेकंड पे काम कर रहे हैं, कुछ 2 मेगाबिट पर सेकंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव टू
कुछ हमारे पास 5.5 पे कर रहे हैं मेगाबिट पर सेकंड पे कर रहे हैं, फिर हमारे पास 11 मेगाबिट पर सेकंड पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमारे पास 54 मेगाबिट पर सेकंड पे कर रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट डाटा रेट्स हैं। अब 54 megabit per second wants to communicate, so it sends the preamble bits and the so अगर ये स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, कहीं पे डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहा है, so he may not know about the other stations, so he starts with the minimum speed which is acceptable to all the stations, so it can start with 1 megabit per second, ठीक है। So PLCP header and preambles, they are always transmitted at 1 megabit per second. It is kind of वो जब वो 1 megabit per second पे करेंगे, then they will have a common understanding on which data rate they should operate on for the data. तो अगर सारे 54 megabit per second पे ऑपरेट कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो वो 54 मैक्सिमम पे जाएंगे। लेकिन अगर एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास ये टाइप भी है, ये टाइप भी है, ये टाइप भी है, तो फिर वो जाएगा, और ये जो प्रियम्बल है और ये जो हेडर जा रहा है, इस पॉइंट पे आके इन लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने डेटा रेट क्या रखनी है, और फिर वो उसी डेटा रेट को ऑप्ट करेंगे और उसी पे फिर कम्युनिकेट करेंगे। सो द रीजन they are starting this header and preamble is the start of communication. The start of communication is always at the lowest possible speed so that it is acceptable to everyone in the network. ठीक है, ये बात समझ आती है? से ग्रुप में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं कैसे बात करूं, तो आप कहेंगे कि किसी ऐसी बात से स्टार्ट करेंगे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जो सबके लिए उसको समझ आए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली उसको तेज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइसेस हैं या नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? सर मतलब 1 Mbps से फिर हम बढ़ा सकते हैं डेटा आगे फिर जी, ज्यादा। अगर ये तो 1 megabit per second इज द स्टार्ट। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास नेटवर्क में ऐसे हैं, जैसे अगर ये 802.11 है और ये हमारे पास 802.11G है, अगर तो नेटवर्क में ये डिवाइसेस मौजूद हैं, फिर तो नहीं बढ़ सकती स्पीड, इसलिए कि वो ये 2 megabit per second तक चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसका मैक्सिमम 2 megabit per second है और इसका जो है 54 megabit per second है। इफ दे आर ऑपरेटिंग ऑन विच, तो ये कौन सा डेटा रेट होगा? इसका जाहिर है कि 2 megabit per second रेट होगा, ये इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। लेकिन शुरू में जब ये स्टार्ट कर रहा है, इसको नहीं पता कि इसके नेटवर्क में कौन कौन है, तो ये 1 megabit per second से स्टार्ट करता है, और उसमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें नेटवर्क में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं उनकी क्या मैक्सिमम डेटा रेट्स हैं। ठीक है सर। समझ आती है ना? ठीक है। सो जो स्टार्ट है वो लोएस्ट पॉसिबल है, और उसके बाद जब जो जो स्पीड एग्रीड हो जाएगी कि किस स्पीड पे इसने ट्रांसमिशन करनी है, जो भी एग्रीड हो जाएगी, फिर उस पर वो ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द लेयर अप्रोच। हम कहते हैं कि मैक लेयर जो है हमारे पास फिजिकल लेयर है, ये तो हमने देख लिया। फिर हमारे पास डीसीएफ है, मैक लेयर की है, और पीसीएफ है, मैक लेयर, दैट इज द ऑप्शनल लेयर, एंड देन वी हैव एलएलसी, ठीक है। दिस इज द लिंक लेयर कंट्रोल। अगर आप देखें तो ये लिंक लेयर कंट्रोल का काम वैसे भी ये है कि इट मेक्स द अपर लेयर ट्रांसपेरेंट ऑफ द डिफरेंसेस ऑन द लोअर लेयर। तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट लेयर क्या होगी? एनीवन? व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेयर? दिस इज मैक लेयर, दिस इज फिजिकल लेयर। व्हाट इज द थर्ड लेयर? सर कम ऑन यार, ये तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड लेयर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। तो ये मैक लेयर आ गई ना, दिस इज द मैक लेयर, इज द डेटा लिंक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर। यस। ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो इट देन इट इज यू आर इन ट्रबल। फिर इसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है। सर आपने उल्टा कर दिया फिर। जिस तरह भी हो, you should know that, right? You should not be confused about it. So you start with the application layer. No, you start with the physical layer. This is the first layer. This is the first layer. अब first layer से start करते हैं। तो ये first layer है। इस केस में चूंकि second layer को divide किया इन्होंने multiple layers में, तो ये second layer है, ये third layer है, ये fourth layer है, और फिर आप जाते हैं up to seventh layer। तो फिजिकल लेयर के बारे में तो हमने देख लिया। फिर हम कहते हैं कि ये डाटा लिंक लेयर है, लेकिन डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, फिजिकल लेयर पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास, लेकिन अपर लेयर को वो डिफरेंसेस नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये एलएलसी का काम है।
ठीक है, अब फिजिकल लेयर पे डिफरेंसेस थी ना, हमारे पास 802.11 ए भी है, जी भी है, एन भी है, कोई एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, कोई डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। फिर डाटा लिंक लेयर पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शनल पीसीएफ है या नहीं है। ये जो नीचे लेयर्स पे डिफरेंसेस हैं, हम कहते हैं कि अपर लेयर पे वो डिफरेंसेस जो है वो नजर ना आए, तो उनको कन्वर्ज करने के लिए हमारे पास क्या है, वो ये है, एलएलसी लेयर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि क्योंकि अगर ये डिफरेंस है, हम कहते हैं कि ये 802.11 ए है और यहाँ पे 802.11 बी है, तो फिर अगर वो डिफरेंसेस एक जैसी नहीं होती हैं तो फिर तो 11 ए के लिए अलग नेटवर्क लेयर होना चाहिए और 11 बी के लिए अलग नेटवर्क लेयर होना चाहिए, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। हम कहते हैं एलएलसी क्या कर देता है, उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, चाहे नीचे जो भी डिफरेंसेस हैं ऊपर वाली लेयर्स पे उनको नजर नहीं आएंगी वो डिफरेंसेस, उनको लगेगा जैसे ये नीचे जो डिफरेंसेस हैं। तो एलएलसी का काम ये है कि उन सब डिफरेंसेस को खत्म करे और उनको कन्वर्ट करे और अपर लेयर को जो है वो डिफरेंसेस नजर ना आए, वो उसको साथ ऐसे ही ऑपरेट करें जैसे ये एक ही किस्म के। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ एलएलसी इन दैट केस। ठीक है, अब हम आते हैं डीसीएफ मैक पे और पीसीएफ मैक पे कि उसमें है क्या चीज है। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दोज लेयर्स, राइट, और एलएलसी विल बी ओनली डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स, और फ्रेम स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो लास्ट पार्ट होगा इसका। सो मैक लेयर पे हमारे पास क्या है, डीसीएफ है, डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन फंक्शन, और पीसीएफ है विच इज एन ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, ऑप्शनल पार्ट है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट फंक्शन है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट फंक्शन एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट फंक्शंस। So, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेट फंक्शन जो है वो बेसिकली हम CSMA इस्तेमाल कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज CSMA CD which we discussed cannot be used in wireless network। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एडहॉक नेटवर्क है। ठीक है, ये एडहॉक नेटवर्क है। एडहॉक नेटवर्क इसलिए है कि हम कहते हैं कि ए जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, सी भी जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड देयर इज नो एक्सेस पॉइंट दैट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, इट इज एडहॉक नेटवर्क। इस सिचुएशन में जो है हम CSMA CD भी इस्तेमाल ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ए कम्युनिकेट करना चाहता है बी के साथ, तो अगर आप देखें तो ये ए की ट्रांसमिशन है, उसकी उसकी ये कवरेज एरिया है। तो ए जो है, बी जो है वो ए के कवरेज एरिया में तो है, लेकिन अगर ए बी को कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो सी को उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए कि ए का डाटा जो है वो इस ट्रांसमिशन रेंज से आगे ही नहीं जा रहा, सी तक पहुंच ही नहीं रहा, तो सी को तो नहीं पता कि बी को कोई ट्रांसमिशन हो रही है या नहीं। तो अगर ए बी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो और उस केस में सी सेंस कर दे, जैसे CSMA CD में होता है, तो उसको लगेगा जैसे मीडियम आइडल है और ये भी डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा बी को, जिस केस में कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, so that is why we say CSMA CD cannot be used in this situation, or this situation is called a hidden station problem. ठीक है, this situation is called hidden station problem. So this is hidden station problem. Okay, the transmission of A is hidden from this transmission from the station C. ठीक है, C does not know if A is transmitting data to B, since the data from A does not travel all the way to the C. So अगर आप ये सेंस करेगा मीडियम, तो जाहिर है तो अपनी पोजीशन पे सेंस करेगा, और उस केस में उसको आइडल मिलेगी, मीडियम आइडल मिलेगा, फिर ये डेटा ट्रांसमिट करेगा तो उससे कोलिजन हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी से इन वायरलेस नेटवर्क वी कैन नॉट यूज इट। दिस इज वन ऑफ द रीजन। The other reason it increases the bandwidth requirement for sending and receiving, basically sensing भी कर रहे हैं, sending भी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि डेटा रिसीव भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, तो उस केस में इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जो कि CSMA CD में थी, और वो आपके पास रिक्वायरमेंट वो अवेलेबल नहीं है वायरलेस नेटवर्क में। वायर्ड में बैंडविड्थ का कोई मसला नहीं होता, लेकिन वायरलेस में आपके पास बैंडविड्थ बहुत कम अवेलेबल होती है अक्सर। ठीक है, दैट वाज द सेकंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज signal fading for distant stations can prevent a station at one end from hearing a collision at the other end. तो अगर हमारे पास एक स्टेशन है, यहाँ पर एक स्टेशन है और एक यहाँ पे स्टेशन है, अगर आपको याद हो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोलिजन हो जाएगी तो इसका इफेक्ट जो है तब यहाँ तक पहुंचेगा, तो फिर इसको भी पता चल जाएगा कि कोलिजन हो गई है। इट वाज ट्रू फॉर द वायर्ड नेटवर्क, लेकिन वायरलेस नेटवर्क में हमारे पास यहाँ पे कोलिजन हो जाती है और वायरलेस से जब यहाँ तक पहुंचेगा
तो हो सकता है कि वो एबनॉर्मल लेवल जो था वो इट बिकम्स अ नॉर्मल लेवल, और इसको लगे कि ऐसी कोई कोलिजन हुई ही नहीं है। याद है कि नहीं है? व्हाट इज अ कोलिजन? हाउ यस डू, सर याद है। ठीक है, हाउ टू डिटेक्ट अ कोलिजन? इट्स एन एबनॉर्मल लेवल। सो एबनॉर्मल लेवल, अगर वोल्टेज का एबनॉर्मल लेवल पहुंच जाए और सेंस करे एक स्टेशन, तो उसको लगेगा कि कोलिजन हो गई है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क में तो चूंकि सिग्नल है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई ट्री है, मे बी समथिंग, और उससे जो एबनॉर्मल लेवल था मे बी +20 जो था वो हमारे पास एबनॉर्मल लेवल था, और +10 जो था वो हमारे पास नॉर्मल लेवल था। लेकिन जब ये एबनॉर्मल लेवल यहाँ हुआ और ये जब इसने ट्रेवल किया एनवायरनमेंट में, तो ये इतना वीक हो गया कि ये फिर +10 बन गया, या +11 बन गया, या +9 बन गया इवन। और इस स्टेशन को लगेगा जैसे ये तो कोलिजन नहीं हुई है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ड्यू टू ऑल दीज रीजंस we cannot use CSMA CD, but we use CSMA CA। ठीक है, अगेन वी डिस्कस्ड ऑल these points। इसमें शायद सिर्फ एक ये पॉइंट आया है कि हिडन स्टेशन प्रॉब्लम है, कि जब ए बी को ट्रांसमिट करता है तो सी को नहीं मालूम होता, और उस वजह से जब ये भी ट्रांसमिट करेगा तो उसमें कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, सो इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाई कैन नॉट वी यूज CSMA CD इन वायरलेस नेटवर्क, तो दीज आर थ्री रीजंस व्हाई वी कैन नॉट। अच्छा, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास? RTS एंड CTS की टेक्निक इस्तेमाल हुई, रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। इस तरह की एक टेक्निक हमारे पास इस्तेमाल हुई इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे इसमें हिडन स्टेशन का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फॉर एग्जांपल क्या किया, तो हमने कहा कि हमने RTS इस्तेमाल कर लिया। RTS इज रिक्वेस्ट टू सेंड, इट कंटेन्स द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट नीड्स टू ऑक्यूपाई द चैनल। तो एक स्टेशन जो है जब डेटा ट्रांसमिट करेगा तो पहले वो RTS सेंड कर लेगा दूसरे स्टेशन को। ठीक है, सो दिस इज स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन बी, एंड इन दैट केस स्टेशन सी इज आल्सो हियर। ठीक है, वो यही वही सिचुएशन है हिडन स्टेशन प्रॉब्लम का। RTS ये बताएगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए इसको चैनल चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इट्स डाटा। सो बताता है कि जी मुझे 10 सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल चाहिए। ठीक है, जब बी स्टेशन को पता चल जाएगा, अच्छा अब नाउ दिस RTS इज ट्रांसमिटेड, बट यू कैन सी कि ए इट विल बी लाइक अ ब्रॉडकास्ट। जब वायरलेस सिग्नल होता है वो तो हर जगह जाता है, तो यहाँ भी एक स्टेशन होगा, यहाँ भी एक स्टेशन होगा, सबके पास ही RTS चला जाएगा। ठीक है, जो जो इसके कवरेज एरिया में है उन सबको पता चल जाएगा कि ए इज ट्राइंग टू ट्रांसमिट टू डाटा टू बी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 seconds। Every station will start their timer for 10 seconds. In that 10 seconds, they will not be communicating with one another, with anyone, so that it does not interfere with the transmission of A and B. बात समझ आ रही है? So RTS request to send contains the duration of the time it needs to occupy the channel. Stations that are affected by this transmission, it creates the timer that is called network allocation vector. तो ये जो टाइमर क्रिएट कर रहे हैं ये नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि हर एक जिस जिसको RTS मिल जाएगा, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क है, एक सिग्नल जो है हर जगह जा रहा है, उसके कवरेज एरिया में जाएगा, और सब अपने टाइमर को स्टार्ट कर लेंगे कि 10 सेकंड के लिए किसी ने भी किसी के साथ बात नहीं करनी है, इसलिए कि ए ने बी को ट्रांसमिट करना। ठीक है, and it shows that how much time must pass before these stations are allowed to check the channel for idleness again। तो CSMA में वो चेक तो करते हैं, सेंस मीडियम तो सेंस करते हैं, लेकिन इन 10 सेकंड्स में जिसमें नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर क्रिएट हो गया है वो सेंस भी नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। इनको पता है कि ये 10 सेकंड्स जो है ए विल बी ट्रांसमिटिंग टू बी। ये बात तो चले इसके लिए तो समझ आ गई कि इसके कवरेज एरिया में लोग नहीं करेंगे, बट सी इज नॉट इन द कवरेज एरिया ऑफ बी। सो व्हाट वुड हैपन? तो हम कहते हैं कि जब RTS इसको मिलेगा बी को, बी एक दूसरा मैसेज सेंड करेगा जो कि CTS होगा, क्लियर टू सेंड। इफ बी इज रेडी टू रिसीव द डाटा इट विल सेंड कि भाई ठीक है, यू कैन नॉट ट्रांसमिट द डाटा, CTS। दैट CTS विल आल्सो हैव द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन। जो 10 सेकंड का ड्यूरेशन था जो इसमें मेंशन था वो CTS में भी मेंशन होगा। जब CTS में मेंशन होगा, जाहिर है कि ये भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, it will be broadcasted in the coverage area of B in that case। So C will also receive it। C को भी पता चल जाएगा A is transmitting data to B for 10 seconds। So it will also start its timer, network allocation vector in that case। So C in that case will not be transmitting its data for at least 10 seconds। ठीक है?
इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि नहीं आता? सर ये आरटीएस 10 सेकंड्स के लिए सारे चैनल्स को आइडल कर देगा, तो वही फिर सीटीएस नहीं होगा? नहीं, सीटीएस वो नहीं है। देखें, जब हम ए ने डाटा ट्रांसमिट करना है बी को, इसने आरटीएस ट्रांसमिट कर दिया बी को। बी जो है जब रिसीव करेगा आरटीएस तो एक और मैसेज सेंड करेगा, सीटीएस, क्लियर टू सेंड। क्लियर टू सेंड का मतलब ये है कि नाउ आई एम रेडी, आई कैन रिसीव योर डाटा, यू मे नाउ ट्रांसमिट योर डाटा, यू मे स्टार्ट योर ट्रांसमिशन। तो ये सीटीएस जब ये सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट की तरह है। तो जब ये सीटीएस सेंड करेगा तो चूंकि ये भी ब्रॉडकास्ट होगा, तो बी के जितने कवरेज एरिया में जितने भी स्टेशन हैं उन सबको भी सीटीएस मिल जाएगा। और उससे पता चल जाएगा कि बी विल बी बिजी इन द ट्रांसमिशन फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, इन दिस केस से 10 सेकेंड्स। तो बाकी स्टेशन जिस तरह यहाँ के ए के कवरेज एरिया में सब जो है वो खामोश हो गए थे, बी के एरिया में भी सारे खामोश हो जाएंगे, एंड दे विल नॉट बी सेंसिंग और ट्रांसमिटिंग देयर डाटा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सीटीएस, और दैट जो भी ट्रांसमिशन है उसमें मेंशन। और सर आरटीएस के 10 सेकंड्स के ड्यूरेशन में सीटीएस सिग्नल सेट होगा? जी 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 बिल्कुल, वो तो ए ने बी को ट्रांसमिट करना है ना, ये तो ट्रांसमिशन आपस में कर सकते हैं। और सर जब सीटीएस सिग्नल सेंड होगा मतलब बी की तरफ से, तो फिर सारे सिर्फ बी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे कि नहीं, वो आपस में भी बात वो नहीं करेंगे? आपस में भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है सर, सही They है। will not be sensing any, because if they start transmission they will फिर उसमें इंटरफेरेंस का मसला आ जाएगा। तो दे विल, जब नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जब ये अपना टाइमर स्टार्ट कर लेंगे, इट मींस दे विल बी जस्ट आइडल, दे विल नॉट इवन सेंस द मीडियम। सेंस करें मीडियम के वो है कि नहीं, बस नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जब खत्म हो जाएगा, ये वो 10 सेकंड जब खत्म हो जाएंगे, तब फिर वो मीडियम को सेंस करेंगे, देखेंगे कि अभी अवेलेबल है कि अवेलेबल नहीं है। सीएसएमएससीए का जो काम था अगर आपको याद हो, यस ठीक है, सर। सीएसएमएससी का जो भी काम था वो 10 सेकंड के लिए, इस केस में ये 10 सेकंड मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जाहिर है कि ये मिली सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं, हम जस्ट 10 सेकंड्स की ऐसी एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये इसको 10 सेकंड के लिए चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ 10 सेकंड्स, इट मे बी सम फ्यू मिली सेकंड्स फॉर द ट्रांसमिशन। जितना भी टाइम है उस टाइम के लिए नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे हर एक स्टेशन, और उस ड्यूरेशन के लिए वो चैनल को सेंस नहीं करेंगे, सीएसएमएससीए को इस्तेमाल नहीं करेंगे उस केस में। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। सर अगर डिफरेंट आरटीएस टाइम रिसीव हो तो फिर क्या होगा? डिफरेंट, दोबारा क्वेश्चन करें, डिफरेंट किसके साथ? सर डिफरेंट आरटीएस अगर रिसीव हो बी को एट अ टाइम तो फिर क्या होगा? अच्छा, डिफरेंट, गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आगे इसका जिक्र आएगा, लेकिन यू मीन टू से कि ए ने जिस वक्त आरटीएस ट्रांसमिट कर रहा था, उस वक्त सी भी आरटीएस सेंड कर रहा था, इज दैट द यस क्वेश्चन? सर। तो यस उस सर। केस में यस सर। कोलिजन हो जाएगी, उस केस में कोलिजन हो जाएगी, उस केस में कोलिजन हो जाएगी और वो डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। मतलब फिर अगेन वो बैक ऑफ एल्गोरिदम और वो सब चीजें चलनी चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। वी आर नॉट सेइंग कि कोलिजन कैन बी, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं हिडन स्टेशन जो नोड है, हिडन स्टेशन नोड, उसको हमने इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया यहाँ पर। तो उसका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया कि आरटीएस को इस्तेमाल कर दिया और सीटीएस, और ये आरटीएस और सीटीएस एडहॉक नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखें। यहाँ पर अगर एक्सेस पॉइंट होता तो ये मसाइल ना होते, एक्सेस पॉइंट फिर कंट्रोल करता ट्रांसमिशन को, लेकिन चूंकि यहाँ पे एडहॉक ट्रांसमिशन हो रही है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आरटीएस और सीटीएस इस्तेमाल करें। So this RTS and CTS were not discussed in CSMACA. ठीक है, it was not discussed because we were talking about the infrastructure based network. यहाँ पर चूंकि हम ad hoc network की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये CSMACA ही में हमारे पास एक और वर्जन है या एक फ्लेवर है जो कि RTS और CTS इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ad hoc based network में इस्तेमाल हो रहा है। Okay, now this is also shown in this figure. सो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस है, ठीक है, वो सीए का था कि इतना टाइम वेट करे और उसके बाद, ठीक है, वेट फॉर, ओके, सेंस द मीडियम, ठीक है, इफ इट इज आइडल वेट फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस, दैट इज द स्पेस बिटवीन टू, इफ इट इज आइडल इवन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस देन सेंड इट। ये वो रूल है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, इसने आरटीएस ट्रांसमिट कर दिया। आरटीएस ट्रांसमिट करने के बाद स्टेशन जो स्टेशन बी है, इस केस में हम कहते हैं, चलें ये ए है ये बी है, सो बी स्टेशन वेट फॉर शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। व्हाट इज शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है?
शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस हमने कहा था कि ये इट गिव्स प्रायोरिटी, एंड इट इज शॉर्टर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस। तो मीडियम है, एक फ्रेम जा रहा है, दूसरे फ्रेम के दरमियान कितना स्पेस है, हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस है, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू गिव प्रायोरिटी टू अदर स्टेशंस। हमने ये बात डिस्कस की थी, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने कहा कि जी 5 सेकेंड एग्जाम्पल हम कहें 5 सेकेंड्स, हम कहते हैं कि व्हेन आई स्टॉप टॉकिंग एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन आफ्टर 5 सेकेंड्स। लेकिन मैं एक स्टूडेंट को कहूं कि भाई यू मे आस्क क्वेश्चन आफ्टर 3 सेकेंड्स, सो इट मीन्स कि वो जिस स्टूडेंट को मैंने कहा कि आप 3 सेकेंड के बाद बात कर सकते हैं, आई एम गिविंग प्रायोरिटी ओवर दी अदर्स, क्योंकि बाकी सब जब वेट कर रहे होंगे फॉर 5 सेकेंड्स, he may start talking after 3 seconds, so everyone has to wait. जब ये बात शुरू कर देगा तो फिर तो जाहिर है वो लोग जब मीडियम को सेंस करेंगे तो उनको बिजी मिलेगा, वो फिर वेट करना शुरू कर देंगे। So that short interframe space is the same thing. After receiving the RTS, it only waits for the short interframe space. It does not wait for the distributed interframe space. इसलिए कि अगर distributed, so all the stations are waiting to sense the medium, लेकिन ये क्या करेगा, ये जल्दी, क्योंकि इसको आरटीएस मिल गया है, अब इसकी ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए कि ये सीटीएस सेंड करे, ये नहीं कि ये सबके साथ फिर कंपीट करे, फिर केस में कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। सो इफ स्टेशन इज सेंडिंग सम डाटा आरटीएस after a little wait, not as a little wait as compared to the distributed interframe space, it transmits the CTS, that is the clear to send. और अगेन जब उसको ये मिल जाता है तो अब ये वेट कर रहा है short interframe space. While the other station may try to send RTS, it can transmit the data. It can start the transmission of the data. तो इस पॉइंट पर जहां पे ये इनिशिएट कर रहा है, उस टाइम पे तो सारे इक्वल हैं, सबका वेट टाइम इक्वल है, लेकिन अगर इसका आरटीएस जो है वो सक्सेसफुल हो गया, फिर इसको प्रायोरिटी किस्म की मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो कम्युनिकेशन हो रही है वो शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेसेस में हो रही है। तो अगर बाकी स्टेशन जो है वो वेट कर सकते हैं, वेट करेंगे while they will be transmitting their data. So RTS and then it receives the CTS, clear to send, and then they send the data. After receiving the data, it sends an acknowledgement. And during all that time, the network allocation vector is on for all the other stations. So all the other stations are waiting for their transmission. Okay? All right, now this is the collision during handshaking. So two or more stations may try to send the frame simultaneously, result in the collision. Okay? There is no collision detection method, so the sender, upon not receiving the CTS, would assume कि collision हो गई। तो इसने RTS transmit कर दिया, ठीक है, एक स्टेशन ने, for example this is station A and this is station B and this is station C. Station A transmit, ठीक है, to B the RTS. At the same time station C also transmits an RTS, in which case collision has occurred. So there is no CTS in that case. ना ये इसको CTS send करेगा, ना ये इसको CTS send करेगा। जब इनको CTS नहीं मिलेगा तो इससे पता चल जाएगा स्टेशन A को भी और स्टेशन C को भी कि collision has occurred. Then they have to wait for a random amount of time. That is the back off algorithm, जो back off algorithm अप्लाई करता है, जो उसका फिर मेथड था वो अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। So collision is still possible if RTS are sent at the same time, and we call this as collision during handshaking, ठीक है। That process is a handshaking, right? The process of sending the RTS. All right, this is CSMA CA flow chart. So it starts, set the back off to 0. Back off algorithm है, जिसको याद नहीं है, go back and look for the 3, 4, 5 lecture 3 and 4 and 5. Persistent strategy को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, one persistent, P persistent, whatever the persistent technique इस्तेमाल करे. Then after those waits, it waits for the distributed interframe space and it sends an RTS, ठीक है. After sending an RTS, it sets a timer. Within that timer, it should receive the CTS. अगर CTS उस टाइमर में इसको नहीं मिलता, इसका मतलब है कि collision हो गई है. So CTS received before the timeout. If it is yes, then wait for the short interframe space. After the end of the short interframe space, it starts sending the frame. After sending the frame, it again starts a timer. Now, क्योंकि जब frame send कर लेगा तो अब वो wait कर रहा है acknowledgement का, ठीक है, तो उसके लिए भी उसने एक टाइमर लगा लिया. ये something like that. So this is station A, this is station B.
So A transmit the data and it starts the timer. So before it expires, this timer, it should receive, so it sends an RTS, it should receive the CTS. अगर उसको CTS नहीं मिला before the expiration of this timer, वो क्या करेगा, कोलिजन हो जाएगी, बैक ऑफ एल्गोरिथम अप्लाई होगा. अगर उसको टाइमर के दरमियान में ही मिल गया तो फिर ये क्या करेगा, शॉर्ट इंटरफ्रेंस स्पेस वेट करेगा और डेटा ट्रांसमिट कर देगा. डेटा ट्रांसमिट करने के बाद क्या करेगा, अगेन अनदर टाइमर स्टार्टेड कि विद इन दैट टाइमर, विद इन दैट टाइम पीरियड, इट शुड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट अबाउट इट. अगर एक्नॉलेजमेंट उसके बाद मिलता है तो फिर भी वो कंसिडर करेगा कि कोलिजन हो गई है या कुछ मसला हो गया है या कुछ भी, इट हैड टू बी रीट्रांसमिटेड. अगर वो इसके टाइमर में मिल गया देन इट इज सक्सेसफुल ट्रांसमिशन. और अगर नहीं मिला तो अगेन हमारे पास इंक्रीमेंट द बैक ऑफ, ये सारा बैक ऑफ एल्गोरिथम है. फिर वो बैक ऑफ एल्गोरिथम की जो डिटेल है वो वही चीज है. ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बता रहे हैं कि इफ इट इज मोर देन 16, ठीक है, इफ 16 कोलिजन और वो टाइम लिमिट अगर आ गई है तो फिर अबॉर्ट कर दे, अगर नहीं है तो इंक्रीमेंट करे, बैक ऑफ जो भी एल्गोरिथम का डिटेल है वो अप्लाई करे और फिर दोबारा डेटा ट्रांसमिट करना शुरू करे. The PCF is the function, point coordination function is the optional part, optional access method that can be implemented in infrastructure network. लेकिन it is used in the infrastructure network. जो हमने RTS CTS की बात की वो एडहॉक नेटवर्क की बात थी. तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क है तो उसमें हमारे पास PCF भी इस्तेमाल हो सकता है. It is implemented on the top of the DCF. PCF has centralized polling access method. Access point performs polling for stations that are capable of being polled using PCF interface space. So PIFS भी है हमारे पास. That PIFS टाइमर जो है, so हम कहते हैं कि it is less than distributed interframe space. ठीक है, इसकी बात समझ आती है. हम कहते हैं कि the time of the PCF interframe space is less than distributed interframe space. इस बात का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा? सर प्रायोरिटी होगी. जी बिल्कुल, गुड. सो प्रायोरिटी जो है उसको ज्यादा मिल जाएगी इफ द टाइमर इज, सो अदर स्टेशन विल बी वेटिंग. देखें ना, ये वही बात है, बाकी स्टेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस के लिए वेट कर रहे होंगे. उस दौरान जो है एक्सेस पॉइंट जो है वो स्टेशन से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड सम डाटा और नॉट. अगर उसमें से किसी ने कह दिया कि यस, तो वो उनको डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा. और जब एक दफा डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस वो जब फिर सेंस करेंगे मीडियम, तो मीडियम बिजी होगा. जब मीडियम बिजी होगा वो फिर वेट कर रहे होंगे. तो PCF इंटरफ्रेम स्पेस का कम होना इस बात की अलामत है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है. तो वो स्टेशन जिसमें पॉलिंग हो सकती है ना, डू यू रिमेंबर द पॉलिंग एक्सेस मेथड? एक स्टेशन जो है, स्टेशन एक्सेस पॉइंट जो है स्टेशन ए से पूछता है डू यू वांट टू सेंड समथिंग, वो कहता है कि या यस और या नो, जो भी कहता है. ठीक है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकता है या अपना डाटा भी ट्रांसमिट कर सकता है. फिर वो अगर फिर स्टेशन बी से पूछेगा कि डू यू वांट टू सेंड समथिंग, डू यू वांट टू सेंड समथिंग, स्टेशन सी से पूछेगा. दैट इज द पॉलिंग मेथड, आस्किंग अगेन एंड अगेन फॉर एवरी स्टेशन ओनली दोज व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग पोलिंग, जिसमें भी पोलिंग का वो है, मौजूद है तो फंक्शनैलिटी, तो वो उनसे पूछ सकता है. कितने ड्यूरेशन में पूछ सकता है या किस ड्यूरेशन में? हम कहते हैं कि PCF इंटरफ्रेम स्पेस टाइम में, और वो जो है शॉर्टर है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस में. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस जो है वो 10 सेकंड है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 2 सेकंड्स है. तो ये 2 सेकंड के बाद पूछेगा हर एक स्टेशन से डू यू वांट टू सेंड समथिंग, डू यू वांट टू सेंड समथिंग, डू यू वांट टू सेंड समथिंग. अगर सी कहता है कि यस, इट सेंड्स द डाटा. सो व्हाइल अदर स्टेशंस आर स्टिल वेटिंग, they will start communicating. C का डाटा एक्सेस पॉइंट पे चला जाएगा. एक्सेस पॉइंट अगर उसको D को भेजना है तो D को भेज देगा, कहीं और भेजना है तो कहीं और भेज देगा. लेकिन बाकी स्टेशन जो है वो वेट कर रहे होंगे. इस केस में इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी. ठीक है, this is the frame. This is the last part of the lecture. This is the frame format. It is again a little tricky. आगे आके इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक्स हैं तो वो आपको समझ आनी चाहिए. अगर आप समझ जाते हैं तो it becomes easy. So this is the frame structure. फ्रेम कंट्रोल है, ड्यूरेशन है,
एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर है, फ्रेम बॉडी है, एंड दैट इज फॉर फॉरवर्ड एरर करेक्शन वगैरह के लिए जो सीक्वेंसेस हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए, ठीक है। फिर फ्रेम कंट्रोल जो है, फ्रेम कंट्रोल में फर्दर पार्ट्स हैं, प्रोटोकॉल, वर्जन है, टाइप है, सब टाइप है, टू डीएस, फ्रॉम डीएस। दिस डीएस स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या चीज है? किसी को याद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या चीज है? सर अभी थोड़ी देर पहले किया आपने। हाँ, तो क्या था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या था? सर उसमें अलग सेट्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या नाम है सर? Distribution system is that local area network. This is distribution system which is connecting the different BSSs. यस ठीक सर। है, this is the distribution system. तो 2DS, 2DS मतलब है कि फ्रेम जो है वो DS की तरफ जा रहा है या फ्रॉम DS या वहां से आ रहा है, ठीक है। सो इज इट कमिंग लाइक दिस और इज इट गोइंग लाइक दिस? सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आगे इसका जिक्र आएगा, तो यू शुड रिमेंबर एंड कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो इसकी इनकी वैल्यूज जो 1 1 बिट है, या ये 1 होगा या ये 0 होगा, उससे ये पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा है या उसकी तरफ जा रहा है। फिर मोर फ्लैग्स हैं, मोर डाटा आ रहा है या नहीं, रिट्रांसमिशन हो रही है या नहीं, पावर मैनेजमेंट मोड है या नहीं, मोर डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुख्तलिफ इस तरह की और चीजें हैं। जो डिस्कशन हमारी ज्यादातर डिस्कशन होगी अभी आगे वो इनकी वैल्यूज पर है और इनकी एड्रेसेस पर है। Now, if you look at the addresses, we have address 1, address 2, address 3, and address 4. Why do we have 4 addresses? What do you think? Why do we have 4 addresses? Usually हमारे पास क्या होता है? ट्रांसमिशन एड्रेस होता है, रिसीविंग एड्रेस होता है, जो ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर का एड्रेस होता है, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो होता है 2 एड्रेसेस। तो यहाँ पे 4 एड्रेसेस क्यों है? सर एक आरटीएस होता है, फिर सीटीएस और डेटा और एक्नॉलेजमेंट, उसकी वजह से। नहीं, दिस ओके चले, maybe I asked the wrong question. First question is, ये addresses जो हैं ये कौन से, what do we mean by this address? What kind of addresses is this? हमारे पास कौन से different types हैं addresses के? 3 है सर। कौन कौन सी? सर एक मैक एड्रेस है, आईपी है और पोर्ट। मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है और पोर्ट एड्रेस है। तो ये कौन सा एड्रेस है? ये जो आपको शो किया ये कौन सा एड्रेस है? 8 बाइट्स है सर। ये 6 बाइट्स हैं, लिखे हैं 6 बाइट्स। तो ये सर ये कौन सा मैक एड्रेस है? मैक है सर। इट बिकम्स अ मैक एड्रेस, ठीक है, इट इज अ मैक एड्रेस। कि यहाँ पे कह रहा है कि ये 6 बाइट है, तो चूंकि 6 बाइट है हमारे पास, ये मैक एड्रेस है। नाउ वी हैव 4 मैक एड्रेसेस हियर। इट बेसिकली मींस एक सेंडर होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स हों। तो एक्सेस पॉइंट हमारे पास जैसे यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट है, और फिर एक एक्सेस पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेशन है और एक यहाँ पे स्टेशन है, तो इसके लिए भी एक्सेस पॉइंट होगा, इसका भी एक्सेस पॉइंट होगा। ये 2 एड्रेसेस जो हैं ये एक्सेस पॉइंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट नंबर 1, एक्सेस पॉइंट नंबर 2, और सेंडर और डेस्टिनेशन के एड्रेस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये 2DS की वैल्यू क्या है और आरटीएस फ्रॉम डीएस की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ आएगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में आपको क्या समझ आना चाहिए? What kind of addresses are these? Since this is 6 byte address, it's a MAC address या फिजिकल एड्रेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और 4 एड्रेसेस क्यों है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे मैक एड्रेसेस हो सकते हैं। चलें, for now you say one is the source address, one is the destination address, and the other addresses may be the access point addresses as well, ठीक है। So this is a little description of the different parts. फ्रेम कंट्रोल है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन है, जो हम कह रहे थे कि भाई आरटीएस में जाएगा तो ड्यूरेशन बताएगा कि कितने टाइम के लिए है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन है। फिर 4 एड्रेसेस हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट के एड्रेसेस हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन है। सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर से वो फ्रेम्स जो होते हैं वो आपस में फिर अगर डिफरेंट आउट ऑफ सीक्वेंस होंगे तो वो अगेन जैसे पेज नंबर्स होते हैं वैसा सीक्वेंस नंबर है। फिर फ्रेम बॉडी है, और फिर हमारे पास कुछ एरर करेक्शन के लिए और डिटेक्शन के लिए मेथड्स हैं।
ये जो है हमारे पास वो फ्रेम कंट्रोल है, ठीक है। वो फ्रेम कंट्रोल में जो है हमारे पास प्रोटोकॉल वर्जन है, ये फ्रेम कंट्रोल है। फिर टाइप था और सब टाइप है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्जन है, करंट वर्जन इज 0। फिर हमारे पास टाइप है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए है, कंट्रोल फ्रेम है या डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो अ, एक मिनट। ऑलराइट, सो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट फ्रेम हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट फ्रेम इज इट इज यूज फॉर द इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन एंड द एक्सेस पॉइंट। मतलब ये है कि जो फ्रेम जा रहा है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वो मैनेजमेंट फ्रेम भी हो सकता है, वो कंट्रोल फ्रेम भी हो सकता है। मैनेजमेंट फ्रेम कौन सा होगा? जब उसमें 00 लिखा होगा। वो इस्तेमाल कब होगा? जब इनिशियल कम्युनिकेशन हो रही होगी बिटवीन द स्टेशन एंड द एक्सेस पॉइंट। कंट्रोल कब होगा? फॉर एक्सेसिंग द चैनल एंड एक्नॉलेजमेंट। ये जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती है, वो जो फ्रेम होता है वो कंट्रोल। तो जो एक्नॉलेजमेंट जा रहा होगा उसकी जो टाइप एरिया होगा उसमें हमारे पास से 01 लिखा होगा। और अगेन मल्टीपल हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। उसके लिहाज से सब टाइप फिर डिफाइन होंगी उनकी। अगर डाटा जा रहा है, एक्चुअल डाटा जो जा रहा है, उसके लिए हमारे पास फिर 10। ठीक है, सब टाइप्स हैं हमारे पास। सब टाइप्स हम आगे देखेंगे कि सब टाइप्स हमारे पास कौन सी है। जैसे अगर हम नेक्स्ट उसमें जाएं, ये सब टाइप्स हैं। तो 1011 अगर उसकी वैल्यू है इसका मतलब है आरटीएस है। अगर 1100 है इसका मतलब है सीटीएस है। अगर 1101 है तो इसका मतलब है कि ये एक्नॉलेजमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द टाइप, उस केस में टाइप जो है कंट्रोल होगा, ठीक है। और सब टाइप में इन तीन वैल्यू में से कोई वैल्यू होगी जिससे पता चलेगा कि ये आरटीएस है, कि ये सीटीएस है, या ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। ना 2ds की वैल्यू आरडीएस, आरटीएस की डीएस की वैल्यू, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। मोर फ्लैग्स, अगर उसके और फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है कि जो भी डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, अब इसके लिए मोर, अभी और भी चीजें आ रही हैं। अगर कोई डाटा रीट्रांसमिट हुआ है तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। पावर मैनेजमेंट, अगर ये पावर मैनेजमेंट मोड में है तो उसकी वैल्यू अगेन 1 होगी। मोर डाटा टू कम, व्हेन सेट 1 मींस स्टेशन हैज मोर डाटा टू ट्रांसमिट, इट द स्टेशन आल्सो हैव नीड टू ट्रांसमिट मोर डाटा। वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये हमारे पास इंक्रिप्शन टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है वाईफाई में। और एक हमारे पास रिजर्व्ड है, विच इज नॉट यूज फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। दिस इज द आरटीएस फ्रेम एंड द सीटीएस और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। तो आरटीएस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो ड्यूरेशन है, और सीटीएस में भी वो ड्यूरेशन है। जो हमने डिस्क्रिप्शन कही कि यहाँ पे 10 सेकंड के लिए मैंने डेटा ट्रांसमिट करना है, ये भी बताया कि मैंने 10 सेकंड के लिए करना है, ठीक है। 10 सेकंड मिली सेकंड्स की हम बात करेंगे। जब आरटीएस सेंड कर रहे हैं तो दो किस्म के एड्रेसेस हैं। तो देयर इज, जब आरटीएस सेंड होता है, ठीक है, तो स्टेशन ए इज सेंडिंग टू स्टेशन बी। सो यहाँ पे जब आरटीएस जा रहा होगा तो उसमें ए का एड्रेस भी होगा और बी का एड्रेस भी होगा। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ ए एंड दैट इज द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। लेकिन जब एक्नॉलेजमेंट या सीटीएस जा रहा होगा तो उस केस में सिर्फ ए का एड्रेस हो। उस केस में फिर सेंडर का एड्रेस की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस, ठीक है। बट both the frames has the duration of transmission, so that everybody knows that the medium will be busy for that amount of time, ठीक है। so ये हमारे पास सब टाइप्स आ गई कंट्रोल फ्रेम्स की। यहाँ पर वो जो मैं कह रहा था कि फ्रॉम डीएस और टू डीएस और फिर एड्रेसेस में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ये उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास बीएसएस हैं, डिफरेंट बीएसएस हैं। हम कहते हैं कि फ्रॉम डीएस और टू डीएस की वैल्यू, अगर देखें 2ds की वैल्यू भी 0 है और फ्रॉम ds की वैल्यू भी 0 है। यू नीड टू बी लिटिल अटेंटिव, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर काइंड ऑफ स्लीपिंग राइट नाउ, जस्ट बी अटेंटिव अ लिटिल, ठीक है। सो दैट अगर आपको ये टेबल गिवन हो और आपको कहा जाए, और एड्रेसेस, जैसे अगर ये सिनारियो आपको गिवन हो और इसमें तो अभी हमने आईपी एड्रेसेस नहीं लिखे या कोई एड्रेसेस नहीं लिखे, अगर हमने इसमें एड्रेसेस दे दिए, एक्सेस पॉइंट के एड्रेस भी दे दिए, स्टेशन के एड्रेसेस भी दे दिए, और फिर आपको कहा जाए कि भाई ये सिचुएशन है 2ds और rds की, तो आप इसमें इस टेबल को फिल करें, ठीक है। आप बताएं कि कहाँ पे कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस है, कौन सा, तो आप यू शुड बी एबल टू डू दैट। सो द वैल्यू ऑफ एड्रेस 1, अगर आप देखें इस टेबल में, द वैल्यू ऑफ दिस इज एड्रेस 1, दिस इज एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, दैट इज इन द फ्रेम, राइट। दिस इज एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4। अब एड्रेस 1 में कौन सा एड्रेस आना चाहिए, 2 में क्या आना चाहिए, 3 में क्या आना चाहिए, 4 में क्या आना चाहिए, ये डिपेंड करता है 2ds की वैल्यू और फ्रॉम ds की वैल्यू पर। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कि अगर 2ds की वैल्यू 0 है और फ्रॉम ds की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि द
these stations are transmitting with one another. The data is not going towards the access point, neither the data is coming from the access point, क्योंकि distribution system से नहीं आ रहा data. अगर ds की वैल्यू 0 है, from ds की वैल्यू भी 0 है, to ds की वैल्यू भी 0 है, the data is not going towards the distribution system. The data is not coming from the distribution system. It means the data is just going from this station to this station or within the same BSS, we say. उस केस में एड्रेस 1 is the destination address, ठीक है? Address 1 is the destination address. Address 2 is the source address. And address 3 is the BSS ID. जो हमारे पास access point का ID है, वो आ जाएगा इसमें. Fourth address is not used in that case. ठीक है? Now let's look at the next one. And then I'll ask if you are understanding or not. So 2ds की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो गई है. And from ds की वैल्यू जो है वो हमारे पास अब 1 हो गई है. It means the data is coming from the ds. ठीक है? It is coming from the distribution system. So if the data is coming from the distribution system to any station, हमारे पास addresses क्या होंगे? The first address is the destination address. The destination address is always the first address, destination address, ताकि जब जैसे ही वो destination पे पहुंचे तो पहले चीज ये देखे कि ये जो फ्रेम है ये इसके लिए है या नहीं है, तो ये अपना एड्रेस चेक करे कि इसमें मेरा एड्रेस लिखा है कि नहीं. ठीक है? जैसे ही लेटर आता है तो आप ये नहीं देखते कि आया कहाँ से है, आप ये देखते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं है. सो यू लुक फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस. द डेस्टिनेशन एड्रेस इज द ऑलवेज द फर्स्ट एड्रेस. अब डेस्टिनेशन एड्रेस देखने के बाद आप दूसरा काम कहाँ करते हैं? इमीडिएट एक्सेस. इमीडिएटली ये कहां से सेंड हुआ है? तो चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई सेंडर इन में है. ठीक है? सेंडर यहां पर कोई था, उसने डेटा ट्रांसमिट कर दिया और अब इस सिचुएशन में है कि एक्सेस पॉइंट उसको ट्रांसमिट कर रहा है इस स्टेशन को. तो जो सेंडर होगा उस केस में सेंडिंग आईपी एड्रेस होगा, सेंडिंग एक्सेस पॉइंट होगा. ठीक है? एड्रेस थर्ड जो है वो हमारे पास सोर्स एड्रेस होगा कि एक्चुअली कहां से आया है, और इस केस में भी फोर्थ एड्रेस जो है हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा. इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस. अच्छा, ये दो स्टेप्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं या नहीं आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग अहेड. सर जब सोर्स से आएगा तो वो भी एक्सेस पॉइंट को यूज नहीं करेगा? उसकी डिटेल जो है ना, उसकी डिटेल वो इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है. देखें, जब इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर दिस पॉइंट. जैसे आपको आपका दोस्त डेटा ट्रांसमिट करता है, वो कहीं अपने घर में है, आप अपने घर में है, उसके एक्सेस पॉइंट का एड्रेस क्या है, यू डोंट नीड टू नो दैट. अब आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरा भी एक्सेस पॉइंट है, आपके पास भी एक्सेस पॉइंट है, मैं आपको डेटा कुछ ट्रांसमिट करता हूं फ्रेम. तो आपको जब डेटा रिसीव होगा, जिस टाइम पे आपको रिसीव होगा, दैट इज दैट सिचुएशन जिसमें 2ds की वैल्यू 0 होगी और फ्रॉम ds की वैल्यू 1 होगी. आपको जब रिसीव होगा तो आपके एक्सेस पॉइंट से रिसीव होगा. तो आपके एक्सेस पॉइंट से रिसीव होगा तो डेस्टिनेशन एड्रेस आपका होगा और इमीडिएट जो सेंडर होगा वो हमारा आपका एक्सेस पॉइंट होगा, और उसके बाद फिर मेरा एड्रेस होगा. मेरे एक्सेस पॉइंट का क्या एड्रेस है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट केस. इसलिए इसकी जरूरत नहीं है दिया जाए उस केस में. इसकी जरूरत आएगी आखिरी एक सिचुएशन में है, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहां पर होगा फ्रेम. जब फ्रेम यहां पर होगा उस वक्त उसकी जरूरत होती है, तो उस वक्त आ जाएगी. लेकिन कम से कम आपको ये बात समझ आ रही हो कि ये एड्रेसेस हम कैसे ले रहे हैं. ठीक है? ये नॉट एप्लीकेबल जो है ना, ये जो लास्ट केस हम पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगी. किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले. अगर समझ ये नहीं आ रही है, इसका समझना जरूरी है ना. अगेन के यू शुड नो what situation we are talking about. If I just go ahead a little, this is the first situation. Addressing mechanism case 1. Case 1 में क्या है? ये एक ही BSS है. एक ही BSS में एक स्टेशन जो है, स्टेशन A डेटा ट्रांसमिट कर रहा है स्टेशन B को, तो एड्रेस 1 जो है वो B है, एड्रेस जो ट्रू है वो A है क्योंकि A की तरफ से आ रहा है, और इसमें सिर्फ BSS ID है, इसलिए कि डाटा सिर्फ एक ही नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहा है. एड्रेस 4 जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस केस में. ये वो दूसरा सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो अब यहां पे ये अलग BSS है, मे बी इट इज BSS 2 एंड दिस इज BSS 1. सो ये जो स्टैंडर्ड है स्टेशन A, ये अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहा है स्टेशन B को. तो जब इसने किया तो अपने जाहिर है अपने एक्सेस पॉइंट से किया, एक्सेस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इसके एक्सेस पॉइंट पर आ गया. व्हाट वी are talking about is this situation right now कि from ds की वैल्यू 0 है
सॉरी फ्रॉम ds की वैल्यू 1 है और टू ds की वैल्यू जो है वो 0 है। ये कब होगी? इस सिचुएशन में होगी जब फ्रेम इस सिचुएशन में होगा कि एक एक्सेस पॉइंट जो है वो उसको सेंड कर रहा है b को। ये सिचुएशन जो है वो ये वाली सिचुएशन है कि टू ds की वैल्यू 0 है, फ्रॉम ds की वैल्यू 1 है। यहाँ पे जो ये फ्रेम आ रहा है इसके फ्रेम कंट्रोल में टू ds और फ्रॉम ds जो लिखा हुआ है उसमें हमारे पास 1 एंड 0 है उस केस में। ये बात समझ आती है? तो इस केस में जाहिर है इमीडिएट रिसीवर कौन सा है? ये इमीडिएट रिसीवर बी है, तो हमने इसका एड्रेस लिख लिया है। और जो इमीडिएट सेंडर है वो ये एक्सेस पॉइंट है, ये हमेशा हमारे पास एड्रेस नंबर 2 होता है, इमीडिएट सेंडर होता है। और जो अल्टीमेट जो जहां एक्चुअली कहां से आया है वो ए है, वो बाद में आया है। ठीक है। और फोर्थ एड्रेस इस केस में भी इस्तेमाल नहीं हुआ। थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस क्या है? सो दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर थर्ड हमारे पास क्या होगा अब? ठीक है, अब 2ds की वैल्यू क्या है और 4ds की वैल्यू। अब ये वो दूसरा सिचुएशन है जब ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा था बी को। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास 2ds की वैल्यू क्या होगी एंड फ्रॉम ds की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? 2 की 1 होगी, फ्रॉम की 0 होगी सर। गुड, ठीक है। तो फ्रॉम की 0 है, 2 की 1 है, इसलिए कि ए से डेटा जा रहा है एक्सेस पॉइंट की तरफ। अल्टीमेटली फिर एक्सेस पॉइंट जो होगा, ये दूसरा एक्सेस पॉइंट जो इसका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गुजरते हुए फिर इस एक्सेस पॉइंट से डेटा यहां पर आएगा। ये जिससे पहले हमने सिचुएशन पढ़ी वो ये वाली सिचुएशन थी, ठीक है, जिसमें 0 था और 1 था। 2ds की वैल्यू 0 थी और फ्रॉम ds की वैल्यू 1 थी। उससे पहले ये हुआ था। तो अब एड्रेसेस हमारे पास क्या है? ठीक है, अब ए से डेटा जा रहा है एक्सेस पॉइंट पर। हमेशा जो इमीडिएट रिसीवर होता है उसका एड्रेस पहले होता है, तो एक्सेस पॉइंट का एड्रेस पहले लिखा हुआ है। इमीडिएट सेंडर हमारे पास ए है, वो ए का एड्रेस है। उसके बाद एड्रेस नंबर 3 है कि अल्टीमेटली इसको जाना नंबर 3 पर है, बी पर है। ठीक है, तो ये थर्ड एड्रेस है। फोर्थ एड्रेस का इसमें भी कोई काम नहीं है। अब अगर ये फ्रेम यहां से आया इस एक्सेस पॉइंट पर, इस एक्सेस पॉइंट से आ गया इस एक्सेस पॉइंट 2 पर, और फिर यहां पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? एड्रेस 1 क्या होगा, एड्रेस 2 क्या होगा, एड्रेस 3 क्या होगा और एड्रेस 4 क्या होगा? एड्रेस 1 यहाँ पे क्या होगा? फिर अब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सो सर कंसिडर, रिपीट करो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्रेम जो है ये सेंड हुआ ना, ये फ्रेम सेंड हो रहा है यहाँ पर इस एक्सेस पॉइंट पर। अब इस एक्सेस पॉइंट से ये डेटा ट्रांसमिट हो गया थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एक्सेस पॉइंट नंबर 2। दिस इज एक्सेस पॉइंट 2। और फिर उसने ये डेटा ट्रांसमिट कर दिया टू स्टेशन नंबर बी। ठीक है, अगर हम इस सिचुएशन की बात कर लें अब कि अब ये फ्रेम यहां पर आ गया है, तो इसमें जो एड्रेस नंबर 1 होगा इसमें क्या होगा, क्या लिखा होगा? सर AP। सर उस पे 1 लिखा होगा, बी का लोकेशन एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस क्या होता है हमेशा? रिसीवर डेस्टिनेशन का सर। तो यहाँ पे रिसीवर डेस्टिनेशन क्या है? जब ये एक्सेस पॉइंट बी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? सर AP1 होगा ना सर, ये फर्स्ट ए जिसको सेंड करेगा, फर्स्ट एक्सेस पॉइंट। हाँ, ये नहीं सर आपने होगा। कहा कि इमीडिएट हम उसका एड्रेस लिखेंगे जो रिसीवर होगा, तो बी का ही लिखेंगे ना सर? तो हाँ, तो बी लिखेंगे ना, आप एक्सेस पॉइंट क्यों नहीं? यहाँ पे रिसीवर कौन है? एक्सेस पॉइंट डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, एक्सेस पॉइंट 2 जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को। फर्स्ट एड्रेस हमेशा हमारे पास इमीडिएट डेस्टिनेशन होता है, जो इमीडिएट जहां पे डेटा जा रहा है, यहां से डाटा यहां पे जा रहा है, तो बी का पहला एड्रेस होगा। एड्रेस नंबर 2 क्या होगा? बी का AP। दैट इज एक्सेस पॉइंट नंबर 2। थर्ड एड्रेस क्या होगा? ए का AP। ए वाला होगा सर। क्या होगा? थर्ड एड्रेस क्या होगा? Whatever you think, सर एक का ये A होगा, होगा। ये होगा, इसलिए कि ये ए की होगा तरफ सर, से आ रहा है। और फोर्थ एड्रेस क्या होगा? AP सर। एन ए होगा सर। There is no fourth address. There is no fourth address in that case. फोर्थ एड्रेस अभी फिलहाल नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। ये वही सिचुएशन है जो इससे पहले हमने डिस्कस कर ली। दिस वन, एक्सेस पॉइंट से डेटा आ रहा है बी को। एक्सेस पॉइंट से अभी हमने कहां से डिस्कस किया? ए से डेटा जा रहा था उसके अपने एक्सेस पॉइंट पर, फिर ये एक्सेस पॉइंट इसको डेटा ट्रांसमिट करेगा, फिर ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। तो मैंने ये डिस्कस पहले कर लिया और फिर आपसे मैंने दोबारा पूछा, दैट इज द इमीडिएट डेस्टिनेशन, दैट इज द डेटा कमिंग फ्रॉम
immediately coming from access point. एक्चुअल जो सेंडर है वो हमारे पास एक है तो उसका एड्रेस आ गया, फोर्थ एड्रेस हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा इस टाइम पे। फिर ये आया कहां से था, तो हमने कहा ये सिचुएशन थी, ए ने डेटा ट्रांसमिट किया था अपने एक्सेस पॉइंट को, और फिर ये एक्सेस पॉइंट जो है तो यहाँ पे करेगा और फिर यहाँ पर करेगा। अभी भी टू ए डीएस और फ्रॉम डीएस की वैल्यूज या 1 है या 0 है या 1 है या 0 है, ठीक है। तो फोर्थ केस जो है हमारे पास, द फोर्थ केस हमारे पास अब क्या होगा, ये सिचुएशन है, तो इसमें ये फ्रॉम डीएस की वैल्यू क्या होगी और टू डीएस की वैल्यू क्या होगी। 1 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है। फ्रॉम डीएस इट इज 0, इट्स ऑल्सो 1। अभी तक जो था या एक 0 होता था या एक 1 होता था, ये एक सिर्फ ये सिचुएशन, या दोनों 0 होते थे। ये सिचुएशन है जिसमें फ्रॉम डीएस की वैल्यू भी 1 है और टू डीएस की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब है द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम and it is also going towards the distribution system. It means it is now within the distribution system. ये सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब है कि एक एक्सेस पॉइंट जो है वो दूसरे एक्सेस पॉइंट को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए हमारे पास फ्रॉम डीएस की वैल्यू भी 1 है, टू डीएस की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। सो पहले एक डेटा इससे पहले केस में भी तो दो एक्सेस पॉइंट ही एक दूसरे को डेटा सेंड कर रहे थे, नहीं एक ही पहले एक एक्सेस पॉइंट, फिर वो एक्सेस पॉइंट दूसरे एक्सेस पॉइंट को फिर बी को जाती थी जी, लेकिन हम जो सिचुएशन की बात कर रहे थे वो डिफरेंट होती थी। देखें एक्चुअल ये चीज है ना, फ्रॉम डीएस की वैल्यू अगर 0 है और फ्रॉम डीएस की वैल्यू भी 0 है और टू डीएस की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेशन ए इज हेयर, स्टेशन बी इज हेयर and it is sending the data here from here to here. This is the case of this, the first case. Second case में हम देखते हैं कि 2ds की वैल्यू 0 है, from ds की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है कि the data is coming from the distribution system. So we say maybe A data transmit कर रहा है B को। अब ये जो केस है हमारे पास, ये हमारे पास कैसा है, यहां पर ये A है और यहां पे हमारे पास B है। जाहिर है इनका एक्सेस पॉइंट तो मौजूद है, लेकिन हम इस केस में, ये जो दूसरा केस है, हम कौन सी सिचुएशन की, इस वक्त इस टाइम पे फ्रेम कहां पर है, इस टाइम पे फ्रेम यहां पर है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट। तो हम यहां पे इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जाहिर है यहां पे अगर डाटा फ्रेम है तो ये यहां भी रहा था, ये यहां भी रहा था, लेकिन हम उस सिचुएशन की बात नहीं करें। यहां पे 2ds की वैल्यू डिफरेंट होगी फ्रॉम ds की वैल्यू, यहां पे 2ds एंड फ्रॉम ds की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहां पे डिफरेंट होगी। जब ds की वैल्यू 0 हो, जब 2ds की वैल्यू 0 हो और फ्रॉम ds की वैल्यू 1 हो, तो हम किस सिचुएशन, किस केस की बात कर रहे हैं, हम इस केस की बात कर रहे हैं कि वे फ्रेम अब इस टाइम पर यहां पर है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होना चाहिए, या एड्रेस 1 कौन सा होना चाहिए, एड्रेस 2 कौन सा होना चाहिए, एड्रेस 3 कौन सा होना चाहिए। अब जाहिर है अगर ये फ्रेम हमारे पास यहां पर है तो ये फ्रेम तो यहां भी रहा है, लेकिन जब ये यहां पे था तो ये वाला केस था, ये थर्ड केस था। 2ds की वैल्यू 1 थी, फ्रॉम ds की वैल्यू 0 थी, इसलिए कि ये फ्रेम जो था ये मूव कर रहा था टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पे 2ds एंड फ्रॉम ds की वैल्यूज जो थी वो ये थी, और उसकी बेस पे हमारे पास जो सेंडर और रिसीवर एड्रेसेस हैं, या एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 थे, वो डिफरेंट थे। हमेशा जब एक फ्रेम मूव हो रहा है तो इमीडिएट सोर्स एंड इमीडिएट डेस्टिनेशन जो है वो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 होंगे। यहां पे ये फ्रेम एक्सेस पॉइंट से आ रहा है, स्टेशन बी, फर्स्ट एड्रेस शुड बी बी, सेकंड एड्रेस शुड बी एक्सेस पॉइंट, थर्ड एड्रेस एक्चुअली कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, दैट्स इट। यहां से डाटा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, ठीक है। खैर ये हमने यहां पर किया, बेसिकली ये यहां पर है, ठीक है। 2ds एक्सेस पॉइंट की तरफ जा रहा है। सो हम कहते हैं कि डेस्टिनेशन कौन सा है इस केस में, एड्रेस 1, एक्सेस पॉइंट इज द एड्रेस, इमीडिएट डेस्टिनेशन इज द एक्सेस पॉइंट। सेंड कौन कर रहा है, स्टेशन ए, जाना कहां था, बी स्टेशन, तो थर्ड एड्रेस हमारे पास बी होगा। बात समझ आती है थोड़ी थोड़ी या नहीं? यस सर। यस सर। शायद सबको समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसको, ये स्लाइड्स काफी क्लियर हैं, आप देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है ना। इन स्लाइड्स पर 2ds और फ्रॉम ds की वैल्यू नहीं लिखी हुई, शायद ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है इस स्लाइड की,
कि टू डीएस की और फ्रॉम डीएस की वैल्यू इस पे नहीं लिखी हुई, लेकिन वो टेबल में गिवन है। ये केस नंबर 3 है, मतलब है कि थर्ड एंट्री जो टेबल की है ना, तो आप उसके साथ उसको कनेक्ट करके देखें कि टू डीएस की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो इसकी टू डीएस की यहाँ पे टू डीएस की वैल्यू क्या है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वाला सिनारियो है। और दोनों जब 1 1 हो जाएंगे इसका मतलब है कि दे आर समवेयर हियर, और उस केस में सारे के सारे एड्रेसेस आ रहे हैं। तो चूंकि अब फ्रेम इस पॉइंट पर है, ठीक है, it is on the distribution system, immediate destination क्या है, immediate destination is the access point number 2, that is why the first address is the access point number 2। immediate source कौन सा है, immediate source हमारे पास access point number 1 है जो कि second address है। फिर डेटा एक्चुअली कहां से, अच्छा इसके बाद फिर थर्ड एड्रेस हमारे पास डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस पहले हमेशा डेस्टिनेशन पहले होता है ना। एक्सेस पॉइंट 2 जो है वो किसको भेजेगा, या अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो कौन सी है, वो है डेस्टिनेशन, वो बी है, तो बी का एड्रेस थर्ड एड्रेस आ जाएगा। और आ रहा कहां से है, ए से आ रहा है, तो वो फोर्थ एड्रेस है हमारे पास, दैट इज ए। यहाँ पे फ्रॉम डीएस की वैल्यू एंड टू डीएस की वैल्यू दोनों 1 और 1 है, इसका मतलब है इट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, अभी क्लियर हो गया। सर ये तो सेकंड स्लॉट जो है, तो आपने इमीडिएट का कहा, यहाँ पे हम बी नहीं लिख सकते? सेकंड एड्रेस ये वाला, ये जी सर। इसमें अगर आप बी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक्सेस पॉइंट 2 को बी स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन एक्सेस पॉइंट को तो एक्सेस पॉइंट नंबर 1 सेंड कर रहा है। देखें, ठीक है ये सर, समझ गया। समझ गए कि नहीं? यस सर, ये एक समझ गया स्टेशन समझ गया। होता है ना, हाँ ये एक स्टेशन होता है, फिर वो राउटर के साथ कनेक्ट होता है, फिर ये दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो जब ये सेंड करता है डेटा इस स्टेशन को, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, आप वायरलेस से हट जाएं, आप सिर्फ नॉर्मल नेटवर्क में आ जाएं। तो ए कहता है कि मैंने ए को डाटा ट्रांसमिट करना है बी को, लेकिन ये पहले जाएगा इस राउटर नंबर 1 पे। तो जब ये फ्रेम सेंड करेगा तो ये लिखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, राउटर 1। सेंड कौन कर रहा है, स्टेशन ए। जाना कहाँ है, एक्चुअली जाना इसने बी पर है। फिर जब ये राउटर इसको सेंड करेगा, ये राउटर नंबर 2 को, तो ये क्या कहेगा, यहाँ पे भी एक फ्रेम होगा, तो कहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, राउटर 2। आ रहा कहाँ से है, R1 से। अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए इसको, बी पे। आ रहा कहाँ से है, ए से। तो ये इस तरह ये सिचुएशन है, ठीक है ना? सर और अगर यहाँ पे ए से बी को हम सेंड करना चाहते हैं डेटा, तो पहले जब ए से फ्रेम ए पी को जाएगा, तो सर एक्सेस पॉइंट इसको अपडेट करेगा कि एक्सेस पॉइंट 2 को जाए, जी फिर जी, एक्सेस हर पॉइंट एक 2 इसको नोड अपडेट हाँ करेगा। अपने पॉइंट पर आके हर एक जो है एक्सेस पॉइंट उसको अपडेट करेगा, उसमें एड्रेसेस को अकॉर्डिंगली पे करेगा, जैसे यहाँ पे राउटर्स कर रहा है। उनको ये जरूर करना पड़ेगा, वरना डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा। उस फ्रेम में जो सेंडर एड्रेस है, रिसीविंग एड्रेस है, वो हर पॉइंट पे आके चेंज होता जाएगा। तो अब ए डाटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, तो यहाँ से पहले एक्सेस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। मतलब जो इमीडिएट सेंडर है, इमीडिएट एड्रेस 1 में, यहाँ पर जो एड्रेस 1 होगा वो एक्सेस पॉइंट का पहले होगा, और फिर ए का एड्रेस होगा, फिर थर्ड एड्रेस जो है वो बी का एड्रेस होगा। एक्सेस पॉइंट जब आ जाएगा, ये चेक करेगा कि इसने जाना कहाँ पर है, इसने बी पर जाना है। तो बी तक जाने के लिए इसने कौन सा रूट करना है, इसने एक्सेस पॉइंट पे जाना है पहले, वो राउटिंग वाला काम करेगा ना। तो हो सकता है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट 3 भी था, तो इसने कहा कि अच्छा इसने एक्सेस पॉइंट नंबर 2 पे जाना है, तो ये फिर क्या करेगा, ये फिर इस तरह मॉडिफाई कर लेगा कि जी इमीडिएट जाना चाहिए इसको एक्सेस पॉइंट नंबर 2, आ रहा कहाँ से है, एक्सेस नंबर 1 पे। अल्टीमेटली इसने बी पे जाना है और डेटा आ रहा है ए से। फिर एक्सेस पॉइंट नंबर 2 जो है इसको मॉडिफाई कर लेगा। जब ये सेंड करेगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एड्रेस बी डाल लेगा, सेंटर एड्रेस एक्सेस पॉइंट 2 डाल देगा। एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, ए डाल देगा, और फोर्थ एड्रेस को डिस्कार्ड कर देगा, उसमें इसके इसमें की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, किसको समझ नहीं आ रही है? सर काफी है आज के लिए। बस ये खत्म हो गया, तकरीबन ये खत्म है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज, अगर आप आज एक दफा इसको देख लेंगे ना, तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये दैट यू डोंट हैव टू मेमोराइज। स्लाइड्स भी सर सेंड कर देते हो। हाँ मैं स्लाइड सेंड करता हूँ, लेकिन लेट मी फिनिश दिस, मे बी एक दो स्लाइड सिर्फ रह गई हैं, मैं वो खत्म करता हूँ, वो इतनी टेक्निकल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल पार्ट यही था, ठीक है। फिर एक एसोसिएशन और री एसोसिएशन की बात हो रही है, पावर मैनेजमेंट, एंड दैट्स इट। सो ओनली 2 स्लाइड्स, सो आई कैन नॉट लीव दोस स्लाइड्स। एसोसिएशन एंड री एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन is the process of becoming a part of a network.
तो एक स्टेशन जो है, जैसे आप टर्न ऑन करते हैं या अपना मोबाइल का वाईफाई आप ऑन करते हैं, तो एसोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा. एसोसिएशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय स्कैनिंग. टू टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्कैनिंग. एक पैसिव स्कैनिंग है, एक एक्टिव स्कैनिंग है. ये ऐसा ही है कि आप डिपार्टमेंट जाते हैं और अपना एक्स वाईफाई को जो है ऑन कर देते हैं, तो ये स्कैनिंग करेगा. तो हमारे पास पैसिव स्कैनिंग भी हो सकती है, एक्टिव स्कैनिंग भी हो सकती है. पैसिव स्कैनिंग का मतलब क्या है? क्लाइंट लिसन्स टू द चैनल फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ये लिसन करे और ये देखे कि आपके पास जितने भी एक्सेस पॉइंट, कौन कौन से एक्सेस पॉइंट्स अराउंड हैं, उनसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, फिर आप करेंगे कौन से एक्सेस पॉइंट साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सेंड कर सकते हैं अपना फ्रेम वगैरह जो भी. So in passive scanning, the station is just listening to the channel, ठीक है, for the set period of time, and then after listening, ठीक है, client listen to the beacon frame sent by the access point. Access point जो beacon frame send कर रहे हैं, beacon frame is like a broadcast कि भाई we are here, something like that. Access point जो है वो अपनी existence जो बता रहे हैं through the beacon frame, वो listen करते हैं stations, और हम कहते हैं कि ऐसी जो scanning है वो passive scanning है. Active scanning क्या है? Active scanning client sends a special frame on each available channel called probe frame. तो हमारे पास जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे ही आप वाईफाई ऑन कर देते हैं तो स्टेशन वो ब्रॉडकास्ट कर देता है. देन वेट फॉर द प्रोब रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द एक्सेस पॉइंट्स. जिस जिस एक्सेस पॉइंट को वो फ्रेम मिल जाता है वो उसका रिस्पॉन्स करता है. क्लाइंट देन सेंड द एसोसिएशन रिक्वेस्ट फ्रेम टू द एक्सेस पॉइंट. एक्सेस पॉइंट सेंड्स द एसोसिएशन रिस्पॉन्स. तो हम कहते हैं कि ये क्लाइंट है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, M1 है, ठीक है, आप इसको ऑन करते हैं और हम कहते हैं इसमें एक्टिव स्कैनिंग है. तो एक्टिव स्कैनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे शायद एक्सेस पॉइंट नंबर 2 था, कोई और भी इस तरह हो सकता है, एक्सेस पॉइंट नंबर 3 भी हो. तो ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसको भी भेज देता है, इसको भी भेज देता है, फ्रेम सेंड कर देता है. कौन सा फ्रेम? प्रोब फ्रेम. दिस इज दी प्रोब फ्रेम. प्रोब फ्रेम को सेंड करने के बाद वो वेट करता है, अगेन वो टाइमर लगाएगा, कुछ एक्नॉलेजमेंट हो, वो टाइमर सेट करेगा. उस टाइमर में इसको मिलना चाहिए प्रोब रिस्पॉन्स. तो अगर एक्सेस पॉइंट नंबर 1 ने इसको रिप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा? प्रोब रिस्पॉन्स के साथ करेगा, PR. जब ये प्रोब रिस्पॉन्स उसको मिल जाएगा तो उसके बाद वो एसोसिएशन रिक्वेस्ट भेजेगा. ये अब एसोसिएशन रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई वांट टू बी कनेक्टेड विद योर एक्सेस पॉइंट. तो ये एसोसिएशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये जब इसको वो रिक्वेस्ट मिल जाएगी उस लिहाज से वो रिस्पॉन्स देगा, एसोसिएशन रिस्पॉन्स दे देगा फ्रेम. सो दैट टाइप ऑफ स्कैनिंग हम कहते हैं ये एक्टिव स्कैनिंग है. और जब वो सिर्फ लिसन कर रहा होता है, ठीक है, बीकन, तो हम कहते हैं वो पैसिव स्कैनिंग है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो व्हेन यू टर्न ऑन योर मोबाइल, it can either be just scanning the channels and not sending any data. That will be a passive scanning. और अगर वो कुछ frames को send करता है फिर receive करता है तो वो हमारे पास active scanning होगी उस केस. And the last part is the power management. Access point keeps a list of those clients in sleeping mode. हमें मालूम है कि जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं इसमें हमारे पास बैटरी पावर की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है. सो बैटरी पावर should be conserved. उसके लिए हम ये कहते हैं कि एक्सेस पॉइंट जो है वो एक लिस्ट बनाता है उन स्टेशंस की जो कि स्लीपिंग मोड में. तो इफ द स्टेशन इज नॉट सेंडिंग एनी डाटा, इट शुड बी इन द स्लीपिंग मोड. और स्लीपिंग मोड का फायदा क्या है कि वो लेस बैटरी इस्तेमाल करेगा, एक्टिव नहीं होगा, वो थोड़ा सा पैसिव होगा, ठीक है. तो वो लेस बैटरी इस्तेमाल करेगा. इफ सम डाटा इज अराइव्ड इन फॉर सच स्टेशन, इट इज बफर्ड. लेकिन अगर वो स्लीपिंग मोड में है और फिर उस स्टेशन के लिए डाटा आ जाए तो फिर क्या होगा? तो जाहिर वो मिस करेगा. तो एक्सेस पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट. वो क्या करता है? उसको बफर कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है. फिर एक्सेस पॉइंट सेंड्स ट्रैफिक इंडिकेशन मैसेज TIM to the client for station whose data is buffered. The amount of sleep time mode for mobile client is generally 100 milliseconds. तो 100 मिलीसेकंड के लिए वो से स्लीपिंग मोड में चला जाए, फिर एक्टिव होकर देखे उसके लिए कोई डाटा है या नहीं, इस तरह भी हो सकता है. लेकिन इस दौरान अगर डाटा आ जाता है तो एक्सेस पॉइंट उसको स्लीप मोड से एक्टिव मोड में कन्वर्ट कर सकता है थ्रू दिस TIM मैसेज. और जब वो एक्टिव हो जाएगा फिर उसको डाटा जो भी बफर किया था वो उसको सेंड कर देगा, ठीक है. और उसके बाद जब वो डाटा रिसीव कर लेगा फिर वो स्लीप मोड में दोबारा जा सकता है. तो दैट स्लीप मोड एंड एक्टिव मोड एंड स्लीप मोड इज देयर फॉर द पावर टू कंजर्व द पावर, ठीक है, ताकि बैटरी पावर जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है. तरीकाकार क्या है? एक्सेस पॉइंट के पास लिस्ट होती है कि कौन कौन से स्लीप मोड में है. अगर उनका डाटा उनके लिए आ जाता है तो वो पहले उनको
वेकअप करेगा और उसके बाद फिर डाटा ट्रांसमिट करेगा। ऐसा नहीं है कि फौरन डाटा उसको ट्रांसमिट कर दे, क्योंकि वो स्लीप मोड में है तो डेटा को मिस कर लेंगे। ठीक है, so this is the summary. We've discussed wireless local area network. IEEE standard was 802.11. We had some different variations of these networks. They had different differences. Physical layer हमने discuss किया इसका PMD and PLCP, and we discussed the frame structure of 802.11, and then some minor topics about the association and reassociation and power management. ठीक है?